ईश्वर ने इस नौकरी में बहुत शोहरत दी, बहुत इज्जत दिया, ईमानदारी से नौकरी की इसलिए बहुत पैसा दिया, ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन शोहरत दी, शांति दिया और बहुत सारे दोस्त दिए। और इस बिजनेस के जरिए बहुत लोगों के साथ काम करने का, मिलने का मौका मिलता रहा। ऑफ कोर्स यू कैन क्लैप फॉर दैट। इसके बाद हमने जीवन की दूसरी पारी शुरुआत की, और मुझको याद है कि जब हमने जीवन की दूसरी पारी की शुरुआत की तो हमने अपने आप से पूछा कि अब करना क्या चाहिए। हमको लगा कि इस धरा से जो लिया है इस धरा को लौटाना चाहिए, इस समाज से जो लिया है इस समाज को लौटाना चाहिए। इसलिए मैं आपको इस स्टेज से पूरे साफ मन से, हृदय को साफ करके, ईश्वर को हाजिर नाजिर, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मैं आपके सामने यह कबूल करूंगा कि अब यह बिजनेस मैं अपने लिए बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं उन सपनों के लिए, उन लोगों के लिए, उन बहनों के लिए, उन बच्चियों के लिए, उन लड़कों के लिए जो इस बिजनेस के जरिए न सिर्फ आर्थिक बल्कि एक होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन अपना चाहता है। इसलिए मेरा संपूर्ण जीवन अब उसी चीज के लिए अर्पित है। हम YouTube के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का कार्यक्रम शुरू किए। गांव सुदूर स्कूल में जाते हैं, 10th 12th के बच्चों को भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, उसके कैरियर के बारे में उसको बताते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं कि तुम क्या कर सकते हो, अच्छे नागरिक कैसे बन सकते हो। हम नेशनल कल्चर इवॉल्व करने की बात करते हैं। हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से उन बच्चों को जोड़ रहे हैं जो गरीब हैं, स्ट्रीट लाइट में पढ़ते हैं, स्टेडियम में जाके पढ़ते हैं, स्टेशन में बैठ के तैयारी करते हैं, क्योंकि उन दिनों को हमने भी देखा है। पटना में तैयारी करने के क्रम में कई शाम ऐसी हुई कि जहां हमको खाना नहीं मिलता था। जाड़ा में 80, अगर हमको ठीक से याद है, 87, 88 वगैरह में इतना ठंडा पड़ा था, इतनी, पटना वैसे भी नोटोरियस है ठंडा के लिए, नॉर्थ इंडिया का सारा बेल्ट। तो एक स्वेटर और एक जीन्स के पैंट में और एक कंबल में 4 साथी हम लोग कैसे रहे, वो दिन को हम आज भी नहीं भूले हैं। तो हमको लगता है कि जिस संघर्ष से वो बच्चे निकल रहे हैं, मैं उनको क्या दे सकता हूं। मैंने जो घर बनवाया है उस घर में ग्राउंड फ्लोर का एक बड़ा हॉल है, जहां उन तमाम बच्चों को फिजिकली और डिजिटली कनेक्ट करके उनको इंस्पायर करेंगे कि अगर हम आपको कुछ दे सकते हैं तो मेरा शेष जीवन ये सफल होगा, और इसी के लिए हम जी रहे हैं। इस बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में हम उन तमाम जगहों में जाते हैं, शहर स्वीकार करते हैं जहां से भी आवाज दी जाती है, जहां भी लगता है कि अगर मेरे जाने से एक आदमी भी वहां से कुछ लेकर जाए, एक आदमी भी सफल हो जाए, तो मैं हजारों किलोमीटर जाने के लिए तैयार हूं। मैं उन शहरों में भी जाता हूं जहां हमारे कोई नहीं है, लेकिन ये जिसको बोलते हैं ना, समस्त वसुधा एक कुटुंब है, भारत की संस्कृति यही कहती है। इसलिए मैं उन तमाम लोगों को आह्वान करता हूं कि इस हॉल में जितने लोग बैठे, कितने लोग नए हैं बाय द वे, हाथ उठाइएगा। हाउ मेनी पीपल आर न्यू? चलिए आप अपने लिए एक अच्छी ताली बजा दीजिए। देखिए, आपको यहां क्या कह के बुलाया होगा हमको नहीं पता है। शायद ये कहा होगा कि कुछ बिजनेस है, शायद ये कहा होगा कुछ सेमिनार है, लेकिन यहां से एक चीज जरूर लेकर के जाइए कि आप एक ऐसे बिजनेस में बाय डिजाइन या बाय डिफॉल्ट आप आ गए हैं या आप आ जाइएगा, जिसके मूल्यों को, जिसके सिस्टम को, जिसके इथिक्स को अगर आपने ठीक से समझा तो पैसा आप कितना कमाइएगा वो तो आपके अपलाइन बता देंगे, स्ट्रक्चर बता देगा। आजकल तो उसके वेबसाइट पर कैलकुलेटर दिया हुआ है कि एवरी सिंगल डे दे विल कैलकुलेट दैट दिस मच मनी यू आर लाइकली टू रिसीव एज बोनस। बट एक चीज जो वो नहीं बताएगा सॉफ्टवेयर, वो ये कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इस जर्नी में, इस सफर में आप कितने शानदार इंसान हो जाइएगा, इसके आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और इसी के लिए इस बिजनेस को करने की जरूरत है। तो इस तरीके से हम लोग इस बिजनेस में आए। शुरुआती दौर में कुछ हेल्थ चैलेंजेस थे मैंने कई बार बताया है। थोड़ा हमको इस प्रशासनिक और पुलिस सेवा में आप अन्यथा नहीं लीजिएगा। कितने लोग सरकारी नौकरी में, हाथ उठाइएगा, ये बहुत लोग हैं। मैंने, आप अन्यथा नहीं लीजिएगा। सरकारी नौकरी की एक सबसे बड़ी विडंबना ये होती है कि उसको लगता है कि हमसे कोई ज्यादा काबिल नहीं है, सबसे ज्यादा काबिल हमें है। वो ये गाहे बगाहे लगता था। अब कहीं जिले में पोस्टिंग होता था, हमको लगता था, जब इस बिजनेस में नहीं आया, हमको लगा कि सब मेरा प्रजा है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बिहार में बोलते हैं, इसका कॉलर बहुत टाइट है, तो वो कॉलर गाहे बगाहे टाइट रहता है। लेकिन उससे होता कुछ नहीं है कि द डे नोटिफिकेशन इज इशूड यू आर नोवेयर। इसलिए हम अक्सर एक जगह कहानी सुनाते हैं कि एक बार एक गांव में गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए एक आदमी घोड़ा से गणेश जी की मूर्ति को ले जा रहा था। तो सब लोग ने देखा तो सब लोग प्रणाम करने लगा। तो घोड़ा को कंफ्यूजन हुआ कि हमको प्रणाम कर रहा है। तो गणेश जी की प्रतिमा स्थापित हो गई, बाद में घोड़ा ऐसे लौट रहा था तो कोई प्रणाम नहीं कर रहा था। तो घोड़ा बिगड़ गया, दुलती चला दिया, कुछ लोग को लग गया, सब मिलकर उसको पीट दिया। तो घोड़ा बहुत कंफ्यूज हुआ, बोला यार जा रहे थे तो प्रणाम कर रहा, आ रहे थे तो मार रहा हो, गजब आदमी।
तो बोला कि तुमको प्रणाम कर रहा था कि तुम्हारे ऊपर जो सवार थे गणेश जी उसको प्रणाम कर रहा था। नौकरी का वही हाल है। तो कुर्सी पर रहिए तो प्रणाम सर, कुर्सी हटा, बात खत्म। सो मैं मजाक पे कर रहा हूं। मैं किसी भी जॉब, एवरीथिंग दैट यू डू जिससे आपका जीवन चलता है वो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन हाँ, एक चीज हमेशा याद रखिए कि सिस्टम इज इंपॉर्टेंट। सरकारी महकमों में, प्राइवेट जगह पर, या इवन इस बिजनेस में आप हैं, आप महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये सिस्टम है। जैसे आप जितने लोग अभी बैठे हुए इस इकोसिस्टम में, तो ये जो है ना, ग्रुप विजडम काम करता है। ग्रुप विजडम इनफैक्ट एक क्राउड विजडम करके एक किताब है, कभी आप पढ़िएगा तो पाइएगा कि क्राउड विजडम में लिखा है कि क्राउड कैसे बिहेव करता है और क्राउड से आपको कैसे कनेक्ट होना चाहिए। तो वो एक सिस्टम का एक विजडम होता है। द मोमेंट यू आर इन द सिस्टम यू विल ग्रो। और अकेला कुछ नहीं कर सकते। आप शरीर देखिए ना, भगवान ने कैसे बनाया है। अकेला ब्रेन कुछ नहीं कर सकता अगर ऑक्सीजन ना मिले। फेफड़ा सांस नहीं लेगा तो इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ब्रेन को खून हार्ट देता है, हार्ट को पंप करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो ये सारी चीजें रिलेटेड है, सिस्टम से है, तो इसलिए सिस्टम महत्वपूर्ण है। तो एनीवे, इस तरीके से हम इस बिजनेस में आ गए और धीरे धीरे इसके मीटिंग्स, फंक्शंस और किताबों को जब पढ़ना शुरू किए तो हमारा नजरिया खुलता गया। इसके पहले भी पढ़ते थे, हमने IIPA का लाइफ मेंबर हूं, मैंने कुछ किताबें भी लिखी। इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी पर हमारी किताब IIPA के लाइब्रेरी में रखी हुई होगी। हमने 2002 ऑनवर्ड सभी IAS PCS ऑफिसर्स को ट्रेनिंग भी दी। ऑफिस में फाइल्स कैसे लिखे जाते हैं इस पर किताबें लिखे, तो वो सब पढ़ते रहते थे, IPC CRPC वगैरह। लेकिन जब इस बिजनेस में आए तो वैसे किताबों को पढ़ा जिसका कभी नाम नहीं सुने थे। अब जैसे किताब का नाम सुने, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, हमको समझ में नहीं आया कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। जब उसके उदाहरण को सुने तो लगा कि सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दो तरह का दिमाग होता है। कॉन्शियस माइंड जागते हुए में काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड सोते में काम करता है। तो सोने वाला जो माइंड है वो ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि अगर आपको सुबह ट्रेन पकड़ना है 4 बजे और आप सोच के सो गए हैं कि हमको पकड़ना है, तो देखिएगा 2 बजे उठ जाते हैं, कौन आपको उठा देता है? तो वो सबकॉन्शियस माइंड है। कहता है कॉन्शियस माइंड मालिक है, सबकॉन्शियस माइंड नौकर है, जो आप उसको आदेश दीजिएगा वो कर देगा। तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे पावरफुल बना सकते हैं, इन किताबों को पढ़े। थिंक एंड ग्रो रिच, अजीब लगता था टाइटल पढ़ के कि सोचने से कोई अमीर हुआ है, बाद में समझ में आया कि बिना सोचे अमीर हो ही नहीं सकता है। तो रोज हम लोग बोलते रहते हैं। और हमारे देश की सिस्टम जरा देखिए कि यहाँ कोई भी आप नेता नहीं लीजिएगा, कोई भी नेताजी आएंगे भाषण देने के लिए तो बोलेंगे हमारे देश की गरीब महान जनता। मतलब जब तक गरीब नहीं रहिएगा आप महान नहीं रहिएगा, और महान रहिएगा तब गरीब हो जाइएगा। सो ये दीज थिंग्स इनकलकेटेड इन आवर माइंड, और ये सारी चीजें होती गई। तो किताब को पढ़ना शुरू किए, लीडर्स को सुनना शुरू किए, सीडी सुनना शुरू किए, सिस्टम से आना शुरू किए मीटिंग्स में। जब मीटिंग्स में आना शुरू किए तो कई बार कुछ बहुत क्वालिफाइड स्पीकर्स आते थे। सुमित साहब को जब हम सुनते थे, सुमित बहादुर के लिए एक अच्छी ताली बजनी चाहिए। तो उनके प्रोफाइल को जब हम सुने तो बोला IIT का बंदा यहाँ क्या कर रहा है। फिर मनीष खत्तावाला जी को सुने कि भाई तो मैट्रिक पास आदमी है। पंकज टिटोरिया जी को सुने तो फिर ये समझ में आया कि लेवल प्लेइंग फील्ड कहीं पर है। डॉक्टर NP सिंह को भी सुने, डॉक्टर ब्राइच को भी सुने। कुछ लग रहा है अजीब हाल है भाई, यहाँ पर एक ऊपर में एक यहाँ पर, इसका मतलब देयर इज समथिंग लेवल प्लेइंग फील्ड, कुछ ऐसा चीज है जो सबको बराबर कर देता है। तो ये जो सिस्टम है ना, ये आपको बराबर कर देगा। इसलिए कीप कमिंग इन द मीटिंग। ये मीटिंग कोई मामूली मीटिंग, देखिए हम इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाते रहे हैं, MBA कॉलेजेस में हम जाते रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं। अभी हाल में BIT मेसरा पटना में हमारा एक सेमिनार हुआ था, इसमें देश के अलग अलग राज्यों से बच्चे आए थे, उसको एंटरप्रेन्योरशिप पर बताना था। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, जिस तरह की मीटिंग में आप यहाँ आके बैठते हैं और ऐसे क्वालिटी ऑफ सेमिनार, जो क्वालिटी आपको मिलता है, इसको अगर आप कोर्स के रूप में अडॉप्ट कीजिएगा तो IIM वगैरह में या अच्छे बिजनेस स्कूल में आपको 4 से 5 लाख रुपए का तक फीस लग जाएगा। या आप समझ लीजिए इस चीज को। और यहां पर लोग क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यहां पर एक ऐसा इकोसिस्टम हम लोग तैयार करते हैं कि सब लोग सफल हो, और बदले में वह आदमी जो उसको लाएगा वो भी सफल हो जाएगा। तो कर भला हो भला वाला सिस्टम। आर यू कैचिंग माय पॉइंट? तो कुछ लगता है ताली कम बज रहा है कि हम कम सुन रहे हैं? इसके पहले कि हम बात शुरू करें तो आप लोग लग रहा हो कि इतना देर से बोल रहे हैं तो शुरू नहीं किए हैं क्या? तो नहीं, अभी शुरू नहीं किए हैं। शादी उदी देखते हैं ना, शादी में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है जिसके बगैर शादी नहीं हो सकती है? सिंदूरदान है ना, बिना सिंदूर के होगा? तो कभी देखें कि लड़का लड़की को लाके डाल दिया, माहौल बनता है। देखिए तिलक होगा, छेका पड़ेगा। आजकल देखते हैं प्री वेडिंग में कितना कहां से अमेरिका के आके डांसर डांस कर रही है। तो ये सब प्री वेडिंग अभी चल रहा था, समझ रहे हैं ना? तिलक चल रहा था,
अभी मुंह दिखाई चल रहा था और बारात डांस उन्स हो रहा था बारात का, तो अभी सिंदूरदान हम लोग शुरू करेंगे। तो तैयार है इसके लिए? पक्का? अब आ रहा है जोश। तो हम लोग जब शुरू में आते सब कहा था एक्साइटेड है, बड़ा अजीब लगता था कि काहे को एक्साइटेड है। अच्छा, सरकारी मीटिंग में कभी देखे हैं कि मीटिंग में गए तो पूछेगा एक्साइटेड हैं? कभी सुने हैं? तो ज्यादा एक्साइटेड रहिए बाहर कर देगा। भूले से अगर मुस्कुरा दिए तो बॉस बोले हंस रहे हैं काहे के लिए? तमाशा होने के लिए आया है, बी सीरियस। होता है कि नहीं होता है? देखिए उत्साह का जीवन में क्या महत्व है, इसलिए हमेशा रिमेन। इस बिजनेस की सबसे मजेदार बात है ना कि इस बिजनेस को जो लोग अपने हृदय में अपने जीवन में उतार लेता है ना, वो कभी निरुत्साहित हो ही नहीं सकता है। और जब उत्साहित रहिएगा तो कभी आप असफल नहीं होइएगा, कभी दुखी नहीं होइएगा, क्योंकि उत्साह और दुख दोनों एक दूसरे का दुश्मन है। जहां उत्साह रहेगा वहां दुख नहीं रहेगा, और जहां दुख रहेगा उत्साह रहेगा ही नहीं। सो ऑलवेज बी एक्साइटेड। महाभारत का एक प्रसंग है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब दोनों सेनाएं सजी तो पांडवों की 7 अक्षौणी सेना थी और कौरवों की 11 अक्षौणी सेना थी। 11-7 का अंतर था। और उधर से जब भीष्म पितामह कहा जाता है कि 183 साल के थे उस वक्त, उन्होंने जब शंख बजाए, उसके बाद समस्त कौरवों के महारथियों ने शंख जब बजाया तो शंख नगाड़ा रणभेरी हुआ, तो आसमान गुंजयमान हो गया और पांडवों की सेना भयभीत हो गई उस नाद से, जो बड़ा नाद हुआ। तो भगवान कृष्ण को एहसास हुआ, उनको महसूस हुआ कि लगता है कि पांडव की सेना भयभीत हो गई है, उत्साह की कमी हो गई है। तो वह अपने श्वेत रथ से प्रकट होते हैं और भगवान कृष्ण के शंख का नाम था पांचजन्य। देवदत्त नाम था अर्जुन के शंख का। पौंड्र बहुत बड़ा शंख था इसका भीम का। तो श्लोक है पहले अध्याय में 14वां या 15वां श्लोक होगा। ततः श्वेते हैर्युक्ते महत्ति संदनो स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखौ प्रदत्मतु पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय भद्मो महाशंखम भीम कर्माभृत अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर निकुल सहदेव सुघोष मणि पुष्पकौ। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सभी भाइयों ने जब शंख बजाए और एक बार नाद हुए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, और पांडवों की समस्त सेना में हर्ष का संचार हुआ और वो पांडव सेना विजय हुआ। इसलिए आपको भी जीवन में उत्साहित रहना होगा यदि आप जीना चाहते हैं। तो अब हम लोग अपनी बात शुरू करते हैं। हमने भी आपको थोड़ी स्टोरी बताई। somebody can help bring this boat little forward। थोड़ा बात करेंगे आपसे, और यकीन करिए कि कुछ ऐसी बात नहीं होगी जो आपके समझ में आएगी। इनफैक्ट सबसे कम जानकार हम ही हैं। ये बात अलग है कि हम स्टेज पर आने से कुछ नहीं हो जाता है। तो हम दिल से बात करेंगे और प्रयास जरूर करेंगे कि हम आपसे कनेक्ट कर पाए। तो हमने छोटी सी स्टोरी शेयर की। थैंक यू। छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर की। पर्पस ये था कि इस धरती पर आप कहां जन्म लिए हैं, कहां बड़े और बढ़े हैं, कहां अभी हैं, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप जाना कहां चाहते हैं। आप यकीन कीजिए कि जीवन के किसी मोड़ पर, उम्र के किसी पड़ाव पर, किसी भी हयात में आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। एक नोबेल लॉरिएट साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है डॉक्टर गुडएनफ, जॉन गुडएनफ। उनको 94 इयर्स में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला। 2000 इफ आई रिमेंबर करेक्टली 2020-21 वगैरह में मिला उनको। दैट टाइम ही वाज 94 इयर्स ओल्ड। तो उनको जब फोन गया, खूब हंसते हैं मुस्कुराते हैं, यूट्यूब पर कभी देखिएगा, जॉन गुडएनफ लिखिएगा तो आपको आ जाएगा। उनसे पूछा कि साहब अभी आप क्या कर रहे हैं? तो मुस्कुराते बोला आई एम इन द लैब। बोला यू आर 94 इयर्स ओल्ड एंड यू आर वर्किंग इन द लैब? बोला यस। बोला व्हाई? बोला डू यू थिंक दैट एट दिस एज आई शुड रिटायर एंड वेट टू डाई? आपको लगता है कि रिटायरमेंट के बाद हमको मरने का इंतजार करना चाहिए? नो, आई विल वर्क द डे आई डाई। जिस दिन तक जिंदा है काम करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप 60 साल में इस बिजनेस में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता आप 18 साल में आए। फर्क इससे पड़ता है कि आपके रगों में रवानगी है कि नहीं। और जिस दिन से नौकरी छोड़े हैं ना, उस दिन से और ज्यादा गरज रहे हैं, चारों तरफ गरज रहे हैं। वो जो पंख में लगा हुआ था फेविकॉल, वो सब निकल गया है। अब परवाज भरने के लिए तैयार है। सो इसलिए याद रखिएगा, एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट थी, उनका नाम था
डॉक्टर कैंडिक पर्ट, शी वॉज ए न्यूरो साइंटिस्ट। उनकी किताब है, उसका नाम है योर बॉडी इज योर माइंड। डॉक्टर कैंडिक पर्ट कहती हैं कि इंसान सिर्फ मस्तिष्क के न्यूरॉन से ही नहीं सोचता है, उसी से सिर्फ नहीं ग्रो करता है, शरीर का हर सेल सोचता है और उसके ग्रोथ में मदद करता है। और इंसान जिस दिन तक जिंदा है उसके शरीर में नए सेल बनते हैं, इसलिए जिस दिन तक वो जिंदा है, जिस क्षण तक वो जिंदा है, उस दिन तक भी, उस क्षण तक भी वो आदमी ग्रो कर सकता है। यू कैन ग्रो टिल यू डाई। कभी ये सोच करके नहीं चुप बैठना है कि अब तो मेरा 60 हो गया, अब तो मेरा 65 हो गया। अरे बिहार में तो वीर कुंवर सिंह 84 बरस में उठा लिए थे तलवार, कि नॉर्थ इंडिया में है जी, वो तलवार उठा लिए थे। हम लोग मार्केट उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते हैं, डेमो किट उठा सकते हैं, नहीं सकते हैं। यस, दैट्स इट। डॉक्टर साहब 90 साल के भी हवा उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं, ऑपरेशन करता है कि नहीं करता है, दैट्स इट। नंबर, एज इज जस्ट ए नंबर, ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर इट। हमारे साथी अजय जी हमारे साथ चलते हैं और इनको आपने कई, इज ए क्रिएटर, एमबे बिजनेस में फाउंडर्स प्लैटिनम भी हैं, और ये हमेशा याद दिलाते रहता है कि सर अभी आपके रगों में वही रवानगी है। तो इसलिए हमारे साथी अजय जी के लिए भी एक अच्छी ताली बज जाए। चलिए अब आपसे हम कुछ सीरियस बात करेंगे। सबसे पहले आपको हम आपके होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, होलिस्टिक हेल्थ एंड होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। 5-7 मिनट आपसे बात करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर जब तक आप खुद नहीं बदलिएगा तब तक चीजें बदलेंगी नहीं। संघर्ष, और खास करके अभी पोस्ट कोविड जो पीरियड आया, पोस्ट कोविड में 2-3 चीज का ह्रास हुआ है, और उस पर भी हम बात करेंगे कि ये जो ह्रास हुआ है, जो डी ग्रो हुआ है, इरोजन ऑफ फेथ हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये कहां जा रहा है, कितना तेजी से आप आगे जाइएगा, इस सब अभी आपको आंकड़ों से हम आपको साबित करेंगे कि कहां आने वाले 2 से 3 साल में एमवे बिजनेस जिस ऊंचाई को छूने वाला है, आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, आप कल्पना ही नहीं कर सकते। इसलिए जस्ट वेट फॉर अनदर 2 इयर्स, क्या होने वाला है। भारत ऋषियों का देश है, और आप इसको याद रखिएगा। देखिए 8 सेंचुरी बीसी से 1000 सेंचुरी एडी, यानी लगभग 1800 साल, 1800 साल तक यह देश मेडिकल साइंस के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मुल्क था। आपको कुछ चीज बताएंगे, आश्चर्य लगेगा। कहा जाता है कि महर्षि धन्वंतरी कदाचित मानव सभ्यता के सबसे पहले और सबसे बड़े डॉक्टर हुए। महर्षि धन्वंतरी के बाद 800 बीसी से लेकर के 1000 एटी तक इसको गोल्डन पीरियड बोला जाता है फॉर होलिस्टिक हेल्थ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए दुनिया में जितने सर्वश्रेष्ठ विद्वान, जितने सर्वश्रेष्ठ योद्धा, जितने सर्वश्रेष्ठ ऋषि, जितने सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमी थी, वो इसी देश की थी। इस पीरियड में 2 बहुत महान संत हुए, महर्षि हुए। महर्षि चरक फिजिशियन थे, उन्होंने चरक संहिता लिखी, और दूसरे थे महर्षि सुश्रुत संहिता, वो सर्जन थे। दुनिया का सबसे पहला फिजिशियन महर्षि चरक, जिन्होंने चरक संहिता लिखी, और दुनिया के पहले सर्जन महर्षि सुश्रुत संहिता उन्होंने लिखी। 6 सेंचुरी एडी में इन लोगों की मृत्यु के बाद एक और महान चिकित्सक पैदा लिए, जिन्होंने दुनिया को स्वस्थ रहने, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से एक फॉर्मूला दिया, जिस पर अभी हम बात कर रहे हैं। अब होलिस्टिक हेल्थ की बात हो रही है दुनिया में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1948 में उसको अपनाया। इनका नाम था महर्षि भागवत। भागवत जी ने 2 किताब, ऐसे बहुत सारी किताबें लिखी है, लेकिन इनकी 2 किताब बहुत अच्छी है, और वो हिंदी में भी उपलब्ध है। अष्टांग हृदय संहिता और अष्टांग संग्रह। और हम वहीं से आपसे बात शुरू करते हैं कि अगर इस बिजनेस में आपको आगे जाना है तो आपको होलिस्टिकली हेल्दी रहना पड़ेगा। यू हैव टू बी द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स। अगर आप न्यूट्रलाइट किसी के पास लेके जाते हैं तो यू हैव टू बी ए शोकेस ऑफ योर प्रोडक्ट्स। अगर आप आर्टिस्ट्री लेके कहीं जाते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि लुक, दिस इज द शोकेस ऑफ आर्टिस्ट्री। इस एज में मैं कोई बहुत ज्यादा स्मार्ट सुंदर नहीं हूं, मेरा रंग भी बहुत फेयर नहीं है, लेकिन मेरे चेहरे में इस एज में भी एक स्पॉट नहीं है।
क्यों? क्योंकि पिछले 13-14 साल से अनवरत आर्टिस्ट्री का प्रयोग कर रहे हैं। सो यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर प्रोडक्ट्स। इस एज में भी सरकारी काम करके और इसमें लगातार कई बार 8-8, 10-10 घंटा तक खड़े होकर काम करते रह गए। चुनाव में कई बार ऐसे मौके आए कि सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे 7 बजे तक खड़े रह गए, दौड़ते रह गए। तब समझ में आया कि ये ताकत न्यूट्रिशन, न्यूट्रलाइट और मेरे मन की है, और यही होलिस्टिक हेल्थ है, और इसी के बारे में आज आपसे बात भी करेंगे। मैं बहुत शॉर्ट में बताकर आपको निकलता हूं, आपको अच्छा लगेगा। यह धरती 5 अवयव से बना हुआ है, 5 तत्व इसको बोलते हैं। और जब आप इसको सुनिएगा तो आश्चर्य लगेगा कि सब कुछ इसी में बना हुआ है। आप जानते हैं आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। इसलिए बोलता है कि जब इंसान मरता है तो ये पांचों चीज निकल जाता है, पंचतत्व। अगर आप आज के समय की हेल्थ की बात करिएगा, आपको आश्चर्य होगा कि जो महर्षि भगवत ने 6th सेंचुरी एडी में कहा था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसको कब कहा? उसको कहा 1948 में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि साहब ये हेल्थ क्या है? तो कहता है हेल्थ एक ऐसा स्टेट है जिसमें फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली आप वेल बीइंग हैं, और सिर्फ बीमारी ना होना या इंफर्मिटी का ना होना ही स्वास्थ्य नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आप पता नहीं आप सुने या ना सुने हो, संविधान वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या कहता है? देखिए, न्यूट्रलाइट आज से नहीं, कब से चिल्ला रहा है, 1934 से चिल्ला रहा है। देखिए क्या कहता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 19 जून 1946 को 62 मुल्कों ने एक कॉन्फ्रेंस किया न्यूयॉर्क में। 22 जुलाई 1946 को यह फाइनल हुआ और 48 में यह संविधान एक्सेप्ट किया गया। इस संविधान में कुल 82 आर्टिकल हैं, 82 आर्टिकल्स, अनुच्छेद हैं। इसलिए याद रखिए, अब हम जो बात कर रहे थे वो आपको जल्दी से रैप अप कर दें। इसलिए आप ये समझिए कि जो हम लोग बात कर रहे हैं लीव 360 की या हेल्थ की बात जो कर रहे हैं, यह कोई अचानक से उड़ करके कॉन्सेप्ट नहीं आया। अभी आपको 2 मिनट में इस पर बात करते हैं, अच्छा लगेगा। कहता है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से, तो आपका शरीर, आपका मन और आपका वातावरण, यानी आपके आसपास का समाज, ये सबको स्वस्थ रहना चाहिए। सहमत है कि नहीं? कुछ भारी नहीं लग रहा है? पक्का कि बात रखने के लिए कर रहे हैं? ये बहुत गूढ़ विषय है, लेकिन हम आप इसको बहुत सिंपल वे में करके तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। स्वस्थ रहने के लिए आपका शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, भोजन अच्छा मिलना चाहिए, सहमत है? लेकिन स्वस्थ रहने के लिए आपका मन भी ठीक रहना चाहिए। अगर आपका मन अस्वस्थ है तो आपका शरीर भी स्वस्थ नहीं रहेगा। और समाज, आस पास में अगर बहुत गरीबी है, बहुत मुफलिसी है, ये बिजनेस क्यों सिखाता है हमको लोगों को हेल्प करना, हेल्पिंग पीपल अराउंड द वर्ल्ड? यही इसका इथॉस है। क्योंकि स्वस्थ समाज जब तक नहीं रहेगा, जब तक सब लोग गरीब रहेंगे, कोई अमीर रह के क्या करेगा? ये 3 चीज कहता है कि स्वस्थ रहेगा तब आप स्वस्थ रह सकते हैं। अब जरा मजेदार बात देखिए, शरीर, इस शरीर में 5 चीज है। आकाश, भोजन, यानी शरीर और भोजन एक साथ लीजिए। देखिए, शरीर प्लस फूड, ये एक साथ लीजिए। अगर आसमान नहीं हो, बारिश नहीं हो, भोजन होगा? भोजन नहीं होगा, शरीर नहीं रहेगा। यानी इसमें आकाश है। पृथ्वी नहीं रहेगा, अनाज नहीं उपजेगा। जल के बगैर न तो शरीर की कल्पना हो सकती है, न तो अनाज की कल्पना हो सकती है। वायु नहीं रहेगा, तो देख रहे थे ना कोरोना में ऑक्सीजन बिकने लगा। 1-1 लाख रुपए में सिलेंडर। क्या था? ऑक्सीजन, वायु था, वायु। और अग्नि का मतलब ऊर्जा। अगर ऊर्जा नहीं रहेगा तो शरीर चलेगा नहीं। यानी आपके शरीर में ये 5 तत्व हैं, इस 5 तत्व का बैलेंस चाहिए। और इस बिजनेस में आप देखिएगा कि यही चीज का बैलेंस आपको मिलेगा। क्यों इस बिजनेस में जो बड़े लीडर आपके सामने बैठे हुए हैं, क्यों इनके चेहरे से आभा टपक रही है? क्यों ये हमेशा एक्साइटेड रहते हैं? क्यों ये दूसरे को मदद करने के लिए तैयार रहते हैं? व्हाई? बिकॉज दे हैव अचीव्ड द बैलेंस ऑफ दिस 5 एलिमेंट्स इन देयर बॉडी। अब आइए, मन स्पिरिचुअलिटी से संबंधित है, मन या आत्मा। अब देखिए, मन आकाश संबंधित है। कहता है मन आकाश में भटकता है, आत्मा आकाश। आत्मा का आकाश से सीधा संबंध है। मन का पृथ्वी सीधा संबंध है। कहता है ना, मन पृथ्वी को बांध देता है। मन को दौड़ाइए ना, 1 चक्कर लगा देगा सेकंड में पूरे पृथ्वी का।
मोबाइल बंद कर लीजिएगा कहीं का बज रहा होगा तो। मन जल से संबंधित है, मन वायु, और मन अग्नि, ऊर्जा। मन में अगर ऊर्जा, अभी उत्साह की बात कर रहे थे, मैं जल्दी से रैप अप कर दूं और लास्ट में बता रहा था समाज। जिस समाज और आकाश कहता है ना कि समाज को उन्मुक्त होना चाहिए, वो समाज तरक्की नहीं करता है जिसके ऊपर सीलिंग लगी रहती है। याद रखिएगा, दो तरह का धर्म होता है, एक को बोलते हैं सील धर्मा और एक को बोलते हैं आकाश धर्मा। सील धर्मा, सील का मतलब होता है पत्थर। वैसा धर्म जो अपने शिष्य को अपने से ऊपर नहीं जाने दे उसको बोलता है सील धर्मा। जैसे नौकरी, आप खूब अच्छा सबॉर्डिनेट रहिए, बहुत बढ़िया है, लेकिन जिस दिन आपके बॉस को लगेगा कि लगता है मेरा कुर्सी ले लेगा, उसी दिन दुश्मनी चालू होता है। आप अन्यथा नहीं लीजिएगा। वकील साहब के नीचे एक स्मार्ट तेज लड़का आ जाए, जूनियर वकील, बहुत बढ़िया, लेकिन जिस दिन उनको खतरा होगा कि हमसे अच्छा बोल रहा है, हमसे बढ़िया कोट कर रहा है, उसी दिन उनको खतरा हो जाएगा, हेलो हो जाएगा। सील धर्मा माने इसको अन्यथा नहीं लेना, ये सिस्टम है। आपका जूनियर डॉक्टर बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, लेकिन जिस दिन लगेगा कि तो हमसे ज्यादा जान गया है तो खतरा हो जाएगा, उसको बोलते हैं सील धर्मा। आकाश धर्मा क्या है? वैसा धर्म जहां वह चाहता हो कि वो आपसे भी ऊपर चला जाए। आकाश धर्म का दो प्रतीक है, माता पिता और गुरु। माता पिता हमेशा चाहता है कि उसका बच्चा उससे भी आगे चला जाए, गुरु भी चाहता है। और उसके बाद अगर आकाश धर्म का कोई और धर्म है तो वो है यह बिजनेस, क्योंकि इसका अपलाइन चाहता है कि आप भी उससे बड़े हो जाइए। आकाश धर्म है। इसीलिए यदि आपका अपलाइन कहता है कि मीटिंग में आ जाओ बाबू, अपलाइन कहता है कि प्रोडक्ट रिटेल कर दो, अपलाइन कहता है किताब पढ़ लो, इसका मतलब वो आकाश धर्मा का प्रतीक है। वो कह रहा है कि जल्दी से आगे बढ़ो। वह डायमंड सबसे ज्यादा सुखी है जिसका 6 लाख क्राउन एम्बेसडर है। Are you catching my point? The diamond will be the most happiest person if all its 6 lakhs are crown ambassador. आकाश धर्मा। तो याद रखिए, समाज के बारे में बताए, समाज आकाश, समाज पृथ्वी। कोरोना आया था ना, जल दूषित हो गया, धरती दूषित हुई, जमीन दूषित हो जाएगा, फसल दूषित हो जाएगा। इसलिए समाज का धरती से सीधा संबंध है। यदि आपको समाज को बचाना है, धरती को भी बचाना हो। वैसे प्रोडक्ट्स नहीं बनने चाहिए जो जमीन को खराब करते हैं। अब देख लीजिए, एम्बे के सभी प्रोडक्ट इको फ्रेंडली, धरती को बचाते हैं। इसके बाद आइए जल, समाज और जल। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि संभवतः दुनिया का तीसरा विश्व युद्ध जल के कारण होगा। वह देश सबसे पावरफुल होगा जिसके पास सबसे ज्यादा पीने का पानी है। सामान्य ज्ञान बताता है कि कनाडा का लेक ओंटारियो दुनिया का सबसे बड़ा स्वस्थ साफ जल का स्टोर है। इसलिए जल को प्रदूषित नहीं करना है। हम लोग क्या सिखाते हैं? इसके सभी प्रोडक्ट जल को दूषित नहीं करते हैं। जहां डिटर्जेंट पानी में EDTA, NTA नामक एसिड रिलीज करता है जिससे पानी बर्बाद हो रहा है, वहीं पर आपका एसेट एक ऐसा एंजाइम है जो पानी की क्वालिटी को खराब नहीं होने देता है। समझिए इस चीज को, सब कुछ इसी ब्रह्मांड में है। अरे भाई, हम लोग इसी ब्रह्मांड में ना है, तो ये बिजनेस कोई मूल मंगल ग्रह से थोड़ी आया है। इसलिए यह बिजनेस तभी आपका आगे बढ़ेगा जब इन चीजों में आप समन्वय स्थापित रखिएगा। समाज और वायु, देख लीजिए ना, कोरोना में वायु वायरस फैल गया, बाप रे बाप, याद कीजिए, ईश्वर न करे वो दिन आए। नाक पर पट्टी, पट्टी पर पट्टी, बाथरूम का दरवाजा खोलते थे, लगता था इसी में कोरोना होगा, फिर उसको स्प्रे करो। तो स्प्रे कर रहे हैं तो डंडा में लगा, कहीं इसमें होगा तो फिर हाथ में स्प्रे करो। होता था कि नहीं होता था? सोच लीजिए, एक बार वायु गड़बड़ाइए। और अग्नि ऊर्जा, मैंने कहा ना, समाज अग्नि ऊर्जा का द्योतक है। इसलिए जिस दिन समाज में ऊर्जा आएगा उसी दिन वो समाज तरक्की करेगा। आज भारतवर्ष कहां जा रहा है इस पर थोड़ा सा आपसे बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। मैं यहां को कोई टीचिंग देने नहीं आया। आप लोग सब लोग जानते हैं कि इस बिजनेस में पैसा कैसे आता है। आप लोग सब लोग जानते हैं कि प्लान कैसे दिखाया जाता है। आप लोग सब लोग जानते हैं न्यूट्राइट प्रोडक्ट की क्या खासियत है। आप लोग सब लोग जानते हैं कि आर्टिस्ट्री क्या है। आप लोग सब जानते हैं नासा टेक्नोलॉजी क्या है। आप लोग सब जानते हैं आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट क्रिसेंडो पैकेजिंग से बनते हैं। आप लोग सब जानते हैं कि इनके एक प्रोडक्ट 15-15 हजार क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट से बनते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि न्यूट्राइट डेली दुनिया का पहला मल्टीविटामिन मिनरल है। आप लोग सब जानते हैं। हम सिर्फ आपको यह बताने आए हैं, यस, हम आपके साथ आज सिर्फ ये शेयर करने आए हैं कि अपने धैर्य, अपने विश्वास और अपने आस्था और अपने उत्साह को आगे लेके जाइए। 2 साल में यह बिजनेस पूरा खेल बदलने वाला है, और वही आज आपके साथ हम बात करें। अब जरा आप देखिए, एक आंकड़ा आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। देखिए, बहुत मजा आएगा अगर हम लोग सभी लोग भारतवर्ष के हैं और भारतीय होने पर हम सब लोगों को गर्व भी है। अब जरा एक चीज देखिए, कभी किन्हीं को डाउट हो तो आप वर्ल्ड बैंक या
strata.com एक वेबसाइट है, या आप फोर्ब्स पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं। 1700 ईस्वी तक, मैंने शुरुआत से आपको एक चीज यहीं पर बताते चले, जो मेडिकल साइंस की आपको बात कर रहे थे, हेल्थ की बात कर रहे थे। मालूम है जॉर्ज ऑफ वाशिंगटन जो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे, वो कैसे मर गए? जब उनकी स्टोरी पढ़िएगा, उनके एक प्राइवेट सेक्रेटरी थे, उनका नाम टोबियास लियर था, उनकी बायोग्राफी में लिखा हुआ है। 1799 की बात है, जॉर्ज ऑफ वाशिंगटन वो जनरल थे, सिपाही थे, सैनिक थे, युद्ध से लौटे, बारिश में कपड़ा भींगा हुआ था, उनका कपड़ा भींगे हुए में सो गए, तो उनको थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया हो गया, बुखार हो गया। उस वक्त निमोनिया का, टाइफाइड का कोई इलाज नहीं था अमेरिका में। जो डॉक्टर उनको अटेंड किया, उन लोगों ने कहा कि इनका खून दूषित हो गया है, तो क्या किया जाए, तो इनका सब खून निकाल दिया जाए। उनको चारपाई में बांध दिया, उनका नस काट दिया, रात भर में खून सब बह गया, सुबह मर गए वो। पढ़ लीजिएगा। और उस वक्त हमारे यहां टाइफाइड और निमोनिया का इलाज था। 1700 तक दुनिया की अर्थव्यवस्था का लगभग 25% जीडीपी हमारे देश का था। यानी अगर दुनिया में 100 रुपया था तो 25 रुपया हम ही लोग के पास था। सोचिए कितना ताकतवर मुल्क रहा होगा 1700 तक। टू बी वेरी प्रिसाइज, 1757 में बैटल ऑफ पलासी हुआ और अंग्रेजी की गुलाम की प्रक्रिया शुरू हुई, और 1947 तक अंग्रेजों ने हम लोग को लूट करके भिखारी बना दिया। न सिर्फ हमारा धन लूटा, बल्कि हमारी आत्मा को भी गिरवी रख दिया। आप कभी पढ़िएगा, ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखा हुआ है मैकॉले का एजुकेशन सिस्टम। उसने कहा कि हजारों वर्ष तक हिंदुस्तान को गुलाम रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर उसके अंदर हीन भावना नहीं पैदा किया गया कि वो हीन है और हम लोग सर्वश्रेष्ठ है। और वही न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया, हमारे पूरे सिस्टम को तबाह कर दिया, हम मानसिक रूप से भी गुलाम हो गए। परिणाम यह हुआ कि 1947 में पूरी अर्थव्यवस्था का मात्र 2%, दुनिया का अर्थव्यवस्था का 1 से 2% रहा। यानी 25 रुपया कंट्रीब्यूट करने वाला पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का मात्र 1 रुपया पर सिमट के रह गया। ये क्या हुआ? ये दौर मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं। यहां थे, यहां आ गए। 1947 में आपको पता है इस देश का बजट क्या था? ये आंकड़े आपको क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि यदि आपको लग रहा होगा कि बिजनेस नीचे जा रहा है, यदि आपको लग रहा होगा कि कल मेरा टर्नओवर महीने का 30 लाख था और आज 1 लाख रह गया है, आपको लग रहा होगा कि मेरे पूरे ग्रुप में 15-20 फाउंडर्स प्लैटिनम थे, आज घट करके 5 ही क्वालिफाई कर पा रहे हैं, तो चिंता मत करिए। ये इकोनॉमी जो होता है एक साइकिल होता है और बिजनेस इकोनॉमी का पार्ट है। अभी हम आप जब इसको ध्यान से सुनिएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, इसलिए बता रहे हैं, आप धैर्य से रखिएगा। और अभी सबसे अभागा व्यक्ति वो होगा जो इस दौर में छिटक के निकल जाएगा, क्योंकि अभी सूर्योदय होने वाला है, अभी सूर्योदय होने वाला है। ये जो अंधेरा है, ये अंधेरा बस छटने वाला है और ये सूर्य बादलों के आंचल को फाड़ते हुए निकलेगा, चमकते हुए। वो आपके जीवन में भी आने वाला, जरा देख लीजिए। 1947 में 47-48 में जो बजट पेश हुआ था वो मात्र 197 करोड़ का हुआ था, 197 करोड़ का, और उसमें भी 100 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दिया गया था डैमेज के लिए कि पार्टीशन हो गया। और अभी मालूम है इस देश की अर्थव्यवस्था 3.8 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। अगर रुपया में कन्वर्ट कीजिएगा तो 320 लाख करोड़ रुपया, 47 लाख करोड़ रुपया तो इस देश का बजट है। आप अपने लिए अच्छी ताली बजा सकते हैं। हम बार बार आप इसको चेक कर लीजिएगा, इस आंकड़े को। आप कहिएगा कि अचानक हो गया, आपको जान करके आश्चर्य होगा। 1987 में लगभग 300 बिलियन डॉलर हमारा इकोनॉमी था। 2006 तक आने में 1 ट्रिलियन डॉलर, कैसा साल लगा? 19 साल लगा 700 बिलियन डॉलर ग्रो करने में। इसके बाद 2014 से 2024 तक, इस 10 साल के अंदर लगभग 1.7, यानी आप यूं समझें कि 8 दूनी 16, लगभग 150 लाख करोड़ रुपया इकोनॉमी ग्रो कर गया है। आप देखिए ना आसपास में। आपको एक और आंकड़ा बताते हैं, आपको जान करके आश्चर्य होगा। मालूम है इस देश में एक साल में हम सब लोग, एक साल में यानी लास्ट ईयर, हम लोग कितना पैसा बाजार में खर्च किया अंदाज है आपको? उसको बोला जाता है प्राइवेट पब्लिक एक्सपेंडिचर, प्राइवेट पब्लिक एक्सपेंडिचर रिपोर्ट बोलता है, ठीक है। उसका शॉर्ट टर्म मतलब, इसको आप यूं समझे कि पब्लिक मार्केट में कितना पैसा खर्च करता है। आप इसको देख लीजिए, लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर, यानी 8 दूनी 16, लगभग 160 लाख करोड़ रुपया हम लोग साल में बाजार में खर्चा कर दे रहे हैं।
सोच लीजिए, तो अगर ये बाजार में पैसा जा रहा है तो यह आपके बिजनेस में भी आना चाहिए। अगर 160 लाख करोड़ रुपया लोगों के पास है जो खर्च कर रहा है, तो उसमें समझना यह है कि आपके प्रोडक्ट कितने जा रहे हैं। आर यू कैचिंग माय पॉइंट? प्रोडक्ट शानदार है, इसमें किसी को डाउट है क्या? आप शानदार है, किसी को डाउट है क्या? तो हम शानदार, मेरा प्रोडक्ट शानदार, बताना तो पड़ेगा ना, बताना तो पड़ेगा ना। हेलो, बताना तो पड़ेगा ना। हम बहुत बढ़िया गायक है, बाथरूम में गाते रह गए तो सुनेगा के? बात समझ रहे हैं ना? इसलिए यूट्यूब आ गया, गा करके भेज दीजिए। तो आप सर्वश्रेष्ठ, आपका प्रोडक्ट सर्वश्रेष्ठ, और ये देश सर्वश्रेष्ठ, इलाहाबाद सर्वश्रेष्ठ, प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ। आपको निकलना पड़ेगा घर से। रोक कौन रहा है? रोक यही रहा है, 1947 आपको रोक रहा है कि हमसे होगा कि नहीं। इसके पास तो महीने का 5 लाख का आमदनी है, इसको बताएं कि नहीं? आपको क्या पता है कि 5 लाख रुपया के लिए भी वो 1.5 लाख रुपया ईएमआई दे रहा है, उसको 50,000 रुपया एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत है। और वही नहीं, आपको क्या पता है कि वो मानसिक अवसाद में है, उसको क्या पता है कि वो शारीरिक रूप से बहुत दुखी है, मानसिक रूप से परेशान है। जब यह बिजनेस आप होलिस्टिकली उसके पास लेके जाइएगा, यू हैव वंडरफुल प्रोडक्ट्स, यू हैव वंडरफुल पीपल, यू हैव वंडरफुल सिस्टम हियर। आप इसमें आइएगा, आपको होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इस धरती के 5 अवयव आप में है, सिर्फ इसको मिला देना है। इसको समझने की जरूरत है। तो जितना जोर से हम बोल रहे हैं उतना जोर से बजाइएगा तब ना। असल आज 5 बजे सुबह उठ के चले गए थे संगम स्नान करने के लिए, थोड़ा ठंडा लग रहा था, लेकिन ईश्वर की असीम कृपा है। चलिए थोड़ा और आगे आप बढ़ते हैं, आप थोड़ा और इस बिजनेस को मैकेनिक से हटते हुए थोड़ा अन्य चीजों पर बात करते हैं आपसे। कहीं भारी लगेगा तो चिंता नहीं कीजिएगा, मेरा उद्देश्य आज आपको फेथ देना है कि यू आर इन द राइट बिजनेस, यू आर इन द राइट एलओएस एंड यू आर द राइट पर्सन। बस ये 5 अवयव को जोड़ने की जरूरत है। हम भी इस नौकरी में रहे हैं दोस्तों, दुनिया हमने भी देखी, आपने भी देखा होगा, अलग अलग प्रोफाइल के लोगों को देखते रहे हैं। सब लोग कुंठित है, परेशान है, अपनी हीन भावना से ग्रसित है। दिक्कत यह है कि जितनी ऊंचाई पर बैठा आदमी किसको बोलेगा, कौन उसकी सुनने के लिए? अरे भाई, स्थिति तो यह है कि पति पत्नी का नहीं सुन रहा है, पत्नी पति का नहीं सुन रहा है, दोनों फेसबुक व्हाट्सएप पर लगा हुआ है। वो एक मीम बन के आया था, एक पत्नी जो है वो हस्बैंड को बार बार तंग कर रही, कभी उसका टॉवेल गंदा कर दे रही, कभी उसका साबुन फेंक दे रही, कभी मोबाइल फेंक दे रही। वो बेचारा हस्बैंड कुछ नहीं बोल रहा है, तो पत्नी बोल रही, लगता है तुम हमसे प्यार नहीं करते हो। बोला क्या हुआ? बोला तुम हमसे झगड़ नहीं रहे हो। प्यार जताने के लिए भी झगड़ा करने की जरूरत आ रही है। बात समझ रहे हैं? और यहाँ हर के चेहरे खिले हुए हैं, खुशी से मस्त, और यही जीवन है कि वो यही आपके साथ जाने वाला है, यही आपके साथ जाने वाला है। आप ईमानदारी से कभी इस चीज को जज कीजिए ना। छोड़िए ना आप कितना पैसा कमाए, छोड़िए ना आपको मंथली कमीशन कितना आता है, छोड़िए आपको बोनस कितना आता है। थोड़ी देर के लिए सिर्फ ये समझ लीजिए कि जब ऐसी मीटिंग में आप आते होंगे, 1 घंटा 1.5 घंटा या जितना देर बैठते होंगे, तनाव गेट से बाहर रहता है कि नहीं रहता? ईमानदारी से बोलिए, रहता है ना? क्या दिक्कत है? मुस्कुराते हुए चेहरे, मजा करते हैं। अरे भाई, यहाँ तो अपने शादी में भी लोग लजा के डांस करता है, और यहाँ तो दंदना के सब डांस करता है, 18 साल वाला भी और 88 साल वाला भी। कोई चिंता है? यही जीवन है। तो थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? बीच बीच में थोड़ा आप लोग ताली बजाते रहिएगा तो हमको समझ में आएगा कि लोग सोए नहीं हैं। एक और आंकड़ा आपके साथ शेयर करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। देखिए, यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन रिपोर्ट 2022-23 एक बड़ी शानदार रिपोर्ट पब्लिश हुई है। ये हमारे और आपके बड़े काम की चीज है। आप इसको गूगल करके निकाल भी सकते हैं, पूरा रिपोर्ट, लंबी रिपोर्ट है, उसका जिस्ट हम आपको बता दे रहे हैं। यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन रिपोर्ट ये कहता है कि 20 सालों में भी, विगत 20 वर्षों में भी इस दुनिया में तमाम चुनौतियों के बावजूद आपका जो होलिस्टिक हेल्थ है, यानी आपका वेल्थ, आपका हेल्थ और आपके मन का सुरूर, मन की शांति, मन का उत्साह बाहरी तत्वों से कम ही प्रभावित हुआ है। ये क्या कहता है सुनिए, ये कहता है कि मेडिकल केयर आपके स्वस्थ रहने में मात्र 10% कंट्रीब्यूट करता है। आपके मानसिक, शारीरिक और
आध्यात्मिक आर्थिक सुखी होने के लिए मेडिकल साइंस मात्र 10% ही कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए अगर आपको यह लग रहा होगा कि मऊ में बहुत बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है, दिल्ली में बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल के बगल में रहने से आप स्वस्थ नहीं रह सकते। ये रिपोर्ट एटलीस्ट यही कह रहा है। दूसरा कहता है कि हेरिडिटी मात्र 18%। बहुत लोग होता है ना कि डायबिटीज हमारे पिताजी को भी था, टेंशन हमारे पिताजी को भी था, बीपी हमारे पिताजी को भी था इसलिए हमको भी हो गया, कोलेस्ट्रॉल हमारे पिता, मात्र 18% मैटर करता है। थर्ड, इन्वायरमेंट, यह मात्र 19% कंट्रीब्यूट करता है। लाख पॉल्यूशन हो गया, लाख नेगेटिविटी है, लाख पानी में गड़बड़ी हो गई, लाख सब्जी रंग के बेच दे रहा है, लाख पनीर सिंथेटिक आ गया, मात्र 18%। और 53% ये मैटर करता है सिर्फ आप। यानी अगर आप आर्थिक रूप से ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं, अगर आप स्वस्थ सुखी और हंसना चाहते हैं, अगर आपका शरीर स्वस्थ रहना चाहता है, तो 53% कंट्रोल आपके हाथ में है, आपके हाथ में है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि किसी को लग रहा हो कि हमारा बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो आप अपने बिजनेस के ग्रो करने में 53% आप ही का कंट्रीब्यूशन है। इसलिए खड़ा होइए, जागिए और अपने बाजुओं में इतना दम है, निर्णय लीजिए, आप आगे बढ़ चलिए। सिर्फ और निर्णय की कमी। थोड़ा सा और मैकेनिक्स पर हम लोग बात करते हैं। मजा आ रहा है कि भारी लगने लगा? क्या लग रहा होगा कि भाई सब कुछ बता रहे हैं, सिंदूरदान हो ही नहीं रहा है, तो सिंदूरदान कर दीजिएगा, सारा बाराती भाग जाएगा। समझ रहे हैं ना? लास्ट में किया जाता है और इतना देर करता है कि उस वक्त मालूम हुआ कि लड़की का लड़के का बाप भाई बहन वहन वही रहा, या फिर जिसको फोटो खिंचाने का बहुत मन है वो एकदम लड़की के पीछे एकदम लगी रहती है कि जितना फोटो आएगा उसमें हम भी रहेंगे। अभी इलाहाबाद में, प्रयागराज में होता है कि हमको नहीं मालूम है, होता है ना, तो हम लोग के समय में जो होशियार लड़का लड़की रहता है ना, वो फोटोग्राफर को मैंने सेट कर देता है कि मेरा थोड़ा बढ़िया से लेना। लेकिन अब तो ड्रोन आ गया है, वो भी आफत है, वो भी खोज खोज के फोटो लेता है सबका। समझ रहे हैं? Why this business? Why? बहुत बिजनेस के मॉडल हैं। गिग इकोनॉमी आ गया, आपको जान करके आश्चर्य होगा, करीब करीब 52 लाख लोग गिग इकोनॉमी में, इस देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। गिग इकोनॉमी आप लोग जानते हैं, जो फ्रीलांसिंग काम करता है, वर्क टू होम, वर्क फ्रॉम होम, जोमेटो, स्विगी वगैरह वगैरह, देयर आर सो मेनी, गिग इकोनॉमी उसको बोलते हैं। अभी कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि उसके लिए एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम लाएंगे, बट एनीवे उस पर हम नहीं बात कर रहे हैं। व्हाई दिस बिजनेस? यह प्रश्न रोज अपने आप से आप पूछिएगा और रोज अपने आप को उत्तर देना होगा, क्योंकि जब तक इन प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं मिलेगा, आप हमेशा भटकते रहिएगा। कोई एक आएगा बोलेगा, जानते हो इसी के जैसा एगो निकला है और इसमें तो तुमको तो 3 साल लग गया ना, इसमें तो 3 महीना में हो जाता है। तो दिस क्वेश्चन विल ऑटोमेटिकली एंड वेरी करेक्टली नेचुरली विल गेट इनटू योर माइंड, लगेगा व्हाई। इसको समझने की जरूरत है और इसी पर हम आज बात करेंगे। तैयार हैं? तो तैयार है तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? गर्मी नहीं लग रहा है कि वातावरण में तापमान अभी बढ़ रहा है और बढ़ेगा अभी, अब बढ़ना भी चाहिए। तो ना खून में जब तक गर्मी नहीं रहेगा नहीं बोलता है। बिहार में तो हम लोग को बोलता है नहीं बोलता है, मतलब तोरा खून में बहुत गर्मी हो गया है तो उसी को रवानगी बोलते हैं। इस बिजनेस, व्हाई दिस बिजनेस, आपको हम 3 चीज से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। आज का एक अखबार संभवतः इकोनॉमिक टाइम्स को जरा पढ़िएगा। वो इकोनॉमिक टाइम्स, थैंक यू, आज वो चले गए ना नहाने, तो अब नहा के डुबकी वुबकी लगा लिए तो उसमें थोड़ा ठंडा लग गया थैंक यू। आज का इकोनॉमिक टाइम्स पढ़िएगा, मेन पेज पर या शायद दूसरे पेज पर एक आर्टिकल है, जनरेटिव एआई पर निकला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक निकला है, आपने शायद पढ़ा होगा। हिंदुस्तान में लगभग 80 करोड़ लोग आज की तारीख में इंटरनेट यूज करते हैं, ये आंकड़ा आया है। एक मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, स्पेन में एक सेमिनार हुआ है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, ये 4th जनरेशन के मोबाइल के बारे में बता रहा है और इंटरनेट के बारे में बता रहा है। वो ऐसा मोबाइल रहेगा कि बात कीजिए और घड़ी जैसा लपेट लीजिए, घड़ी जैसा लपेटा जाएगा। मजेदार बात यह है कि इस 80 करोड़ में लगभग
55-56 करोड़ देहात में लोग यूज कर रहे हैं इंटरनेट का। रूरल इंडिया में ज्यादा है, एग्जैक्ट नहीं आधा, बट इससे कम जो भी बच गया 44% के आसपास ये अर्बन इंडिया में है। ये रिपोर्ट कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद दुनिया में लगभग 90% जो बिजनेसेस हैं वो कुप्रभावित हो जाएंगे। इट विल बी बैडली अफेक्टेड बाय द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जितने भी तरह के बिजनेस के मॉडल हैं, आप सोच करके देखिए ना, पहले कैमरा लेके फोटो खींचता था शादी में, उसके पहले एसटीडी बूथ था, मोबाइल आया तो खत्म हो गया, ड्रोन आ गया तो फोटोग्राफर खत्म हो गया, गैरेज का धंधा जल्दी बंद होने वाला है, इलेक्ट्रिक व्हीकल उसमें इंजन नहीं है तो गैरेज वाला क्या करेगा, पेट्रोल पंप बंद हो जाए, इलेक्ट्रिक आ रहा है, अब तो ऐसी बैटरी आ रही है अपनी चार्ज होगी। ये कहता है कि 90% ऑफ द बिजनेस इन द वर्ल्ड विल बी बैडली एंड ग्रॉसली अफेक्टेड बाय द स्प्रेड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन एमवे एक ऐसा बिजनेस है क्योंकि इसमें ह्यूमन वैल्यू है, फेस वैल्यू है, होलिस्टिक हेल्थ है, इसलिए एमवे बिजनेस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। दिस इज अ बिजनेस ऑफ हाई टच एंड हाई टेक। बेशक वेबसाइट आएंगे, बेशक इसका एप्लीकेशन आएगा, बेशक एक से एक ऐप आ जाएंगे, बेशक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीजों को ड्राइव करेगी, लेकिन इस बिजनेस के सेंटर में कौन है? आप और हम। जब तक दुनिया में किसी भी बिजनेस में इंसान खड़ा है उसको कोई नहीं डिगा सकता है। इसलिए याद रखिएगा और अपने आप से पूछिएगा, इस बिजनेस में क्या आप वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं सिर्फ, या ह्यूमन क्रिएट कर रहे हैं? आर यू क्रिएटिंग लीडर्स? आर यू क्रिएटिंग? आर यू स्प्रेडिंग हैप्पीनेस? आर यू स्प्रेडिंग हेल्थ? और आर यू स्प्रेडिंग ओनली प्रोडक्ट्स? प्रोडक्ट्स आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ दिस बिजनेस। आर यू कैचिंग माय पॉइंट? इसलिए इस धरती पर जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक यह ब्रह्मांड रहेगा, तब तक इंसान मध्य में रहेगा, क्योंकि इंसान के बगैर कोई चीज बदल नहीं सकता है। बात समझ रहे हैं? दूसरी चीज आइए, व्हाई दिस बिजनेस? व्हाई दिस बिजनेस? इसको सुन करके बढ़िया से जाइए। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी विश्वास डगमगा रहा है तो उसके लिए भी चर्चा करेंगे। ये नेचुरल फेनोमेना है, इट इज अ साइकिल, ये एक चक्र है। हम लोग के जमाने में, और डॉक्टर साहब उस जमाने में जो फिल्म थी, जितेंद्र का पैंट कितना टाइट रहता था ना, हीरोइन का पूरा टाइट स्लेक्स रहता था, पेड़ के नीचे छिप के डांस करती थी। तो पेड़े नहीं है तो छिपेगी कहां? उसके बाद आया बेल बॉटम, लंबा लंबा, इतना बड़ा कि नीचे में चेन लगाता था कि रगड़ा के फट जाएगा। उसके बाद आया बैगी, ऊपर से नीचे पूरा इतना फैला हुआ, हाथी घुस जाए उसमें। फिर धीरे धीरे टाइट हुआ, पहले नीचे चेन लगाता था, पैंट यहीं तक रहता है, मोजा दिखना चाहिए, जूता दिखना चाहिए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इट इज अ साइकिल, नीचे से ऊपर, फिर नीचे से ऊपर। अर्थव्यवस्था भी एक साइकिल है, अगर नीचे गया तो ऊपर आएगा, तो ऊपर गया तो नीचे गया। प्रश्न ये है कि आप टिके हैं कि नहीं? झुलवा झूले ना वाला, ऐसे वाला, तो ऐसे जाइएगा तो बड़ा मजा आएगा, और ऐसे जो होगा तो प्राण निकल जाता। तो क्या करना है उसमें? कस के पकड़ लेना, आंख बंद कर लेना, नीचे आइए जाएगा। समझ रहे हैं ना? इसलिए अपलाइन को बढ़िया से पकड़ लेना है। भैया 6 महीना साल भर का खेला है, 6 महीना साल भर के बाद इतनी जबरदस्त उछाल आने वाली है कि सारा खेल बदल जाएगा। खेल बदल जाएगा। अभी आपके साथ बात करते हैं व्हाई दिस बिजनेस। मैं 3 चीज लेता हूं, ट्रेडिशनल बिजनेस, कोई प्रोफेशन और जॉब, प्राइवेट और जॉब, गवर्नमेंट, 4 ही ले रहे हैं, अभी ज्यादा नहीं ले रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात, कोई बहुत लंबा चौड़ा बात आपके साथ नहीं शेयर करूंगा, मैं एक छोटी सी बात करता हूं। एक फाउंडर्स प्लैटिनम क्वालिफाइड, जिसके अच्छे स्ट्रक्चर है कोर प्लस से, उसके जितने भी कैलकुलेशन है, और मजेदार बात यह है कि हमको कैलकुलेशन आता भी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर देगा, उसमें क्यों माथापच्ची करना है, आना है तो आएगा ही। बट एनीवे, एक क्वालिफाइड फाउंडर्स प्लैटिनम, अच्छे स्ट्रक्चर से, ठीक से रिटेलिंग हो, उस पर भी बात करेंगे, खाली टाइम जब होगा तो बता दीजिएगा। मोटे तौर पर 18 से 22 लाख रुपया साल का बना सकता है। एग्रीड? एग्रीड? अच्छा स्ट्रक्चर से क्वालिफाइड फाउंडर्स प्लैटिनम कैन मेक दिस मनी। नाउ कम टू दिस ट्रेडिशनल बिजनेस। कोई ट्रेडिशनल बिजनेस वाले हैं? हाथ उठाइए। एनीवन? बहुत बढ़िया, गिव ए बिग हैंड फॉर देम। बंधु,
18 से 22 लाख रुपया हाथ में इनकम आने के लिए जो ट्रेडिशनल बिजनेस कीजिएगा उसमें पूंजी कितनी लगेगी अंदाज से बताइए तो जरा। तो लगभग 2 करोड़ 2.5 करोड़, कुछ भी। हम 2 करोड़ भी नहीं लिखते हैं, हम मान लीजिए सिर्फ 50 लाख रुपया लिखते हैं, होगा इससे माने लोअर साइड में लिख रहे हैं। एग्रीड एवरीवन? हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने एक दवाई की कंपनी डाली, अभी लगभग 2 साल हो गए, 60 से 70 लाख रुपया लग गया, 2 आदमी काम कर रहा है, स्टाफ काम कर रहा है। पूछे कि भाई कुछ आना शुरू हुआ? बोला नहीं, अभी ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं। हम कहे भाई कितना देरी बराती रहेगा? सिंदूरदान दोनों तो भाग जाएगा जल्दी। बोला कि सर इसमें 3 से 4 साल लग जाता है। एग्रीड? टेंशन होगा, रिस्क है, गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। समझ है ना? चलिए अब आइए प्रोफेशन में, कोई डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कोई बना, हम ये नहीं कर रहे, पर हम जनरल बात कर रहे हैं। अब कोई मैंने त्रेहान साहब का ही बेटा हो तो हम नहीं कर सकते। ये आमदनी बनाने में कम से कम 5 से 6 साल 7 साल डॉक्टर साहब प्रैक्टिस का लग जाएगा। अगर अपने से खड़ा करना हो तो, अनलेस एंड अनटिल कि आपका हॉस्पिटल आपका बेटा ही डॉक्टर हो गया, वो हम नहीं बात कर रहे। समझ है? 5 साल 6 साल 7 साल लग जाएगा। टेंशन है, रिस्क है। हमारे बिजनेस में कई डॉक्टर्स, एक डीएम कार्डियोलॉजी है भागलपुर में, फाउंडर्स प्लैटिनम, तो बोलते हैं कि सर जब ऑपरेशन करते हैं ना, रात भर नींद नहीं आती है, लगता है कि कहीं मरीज को कुछ हो गया, एक फोन आता है और बेचैन हो जाते हैं। ये उस बिजनेस का अपना, जिसको बोलते हैं ना, दिस इज द उस बिजनेस का वो स्वरूप ही है, हैजार्ड्स है, दिस इज प्रोफेशनल हैजार्ड्स जिसको बोलते हैं। अब आइए जॉब में, प्राइवेट, इंजीनियरिंग एमबीए किए हुए हैं, बहुत लोग होंगे इंजीनियरिंग एमबीए वगैरह किए हुए, इस स्केल में आने में कितना साल लगेगा बताइए? कोई प्राइवेट जॉब अगर कर रहे हो तो। आप सब आईआईटी और आईएम के तो नहीं होंगे, बट होंगे तब भी। मैं लिखूं 5 साल 7 साल 10 साल, 5 से 10 साल डॉक्टर साहब? एग्रीड? भैया हम लोग भी देखें, बिहार और यूपी भी आज की तारीख में सबसे ज्यादा जो समस्या झेल रहा है वो माइग्रेशन का झेल रहा है। बिहार में अभी जो आंकड़े रिलीज हुए हैं, लगभग 1.5 करोड़ बच्चे ग्रेजुएट से नेबव बेरोजगार हैं। 15,000 20,000 रुपया 25,000 रुपया के लिए, तो कहां तो चला गया, वहां गजा में, इसराइल में चला गया, अभी कल परसों पेपर में निकला, मर गया। प्राइवेट जॉब में इस स्केल में जाने में 10 से 15 साल लग जाएगा। टेंशन सुबह शाम। वो एक बीच में कोविड के टाइम में एक चुटकुला आया था, बॉस ने फोन किया जूनियर को कि हम तुमको फोन किए थे, तुम फोन उठाया नहीं, तुम्हारी पत्नी फोन उठाई, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बाद तो तुमको फोन करना चाहिए। तुम्हारी पत्नी बोली कि वो तो किचन में है। बोला हाँ सर हम किए थे फोन, लेकिन आपकी पत्नी उठा ली और वो बोले कि बाथरूम में है। अच्छा कोई बात नहीं, रखो रखो रखो। साला जो ही गति तोरा वही गति मोरा, रामा हो रामा, सबका तो वही हालत है। सो गवर्नमेंट जॉब आपको बता दे रहे हैं, इस स्केल में जाने के लिए कम से कम 15 साल लगेगा, और कम से कम ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल पर पहुंचिएगा तब। कितने लोग ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल पर जाएंगे हमको नहीं पता है। और फाउंडर्स प्लैटिनम, अगर सप्ताह में 6 दिन, नोट कर लीजिए, अगर सप्ताह में 6 दिन कम से कम 5 आवर्स, 4 to 5 आवर्स आपने काम किया, नंबर 1। नंबर 2, अपलाइन के साथ एट्यून्ड हैं। नंबर 3, सिस्टम में एट्यून्ड हैं। और नंबर 4, बुक्स वगैरह को पढ़ा ठीक से, अपने अंदर के संघर्ष को पार कर लिया, तो फाउंडर्स प्लैटिनम जाने में आज एक आदमी शुरू भी करा तो ज्यादा से ज्यादा 3 साल लगेगा, और पूंजी नील बटा सन्नाटा, करोड़ों का व्यवसाय हो जाता है। हमारे अपलाइन प्रियंबा जी हमेशा कहते हैं, हमारे अपलाइन के लिए एक अच्छी ताली बज जानी चाहिए। हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूं, आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं। इस बिजनेस में कुछ करना ही नहीं है। आप कितना प्यार कर सकते हैं, कितना लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं, कितने लोगों का हैंड होल्डिंग कर सकते हैं, उसी पर आपके बिजनेस का स्वरूप, दिशा और दशा तय हो जाएगा। बोलिए है व्हाई दिस बिजनेस? अभी भी इसमें न तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खतरा है, न तो आपके एजुकेशन से ज्यादा फर्क पड़ेगा, न आपके अर्बन रूरल डिस्कनेक्ट से फर्क पड़ेगा। सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ेगा कि आप करना चाहते हैं या नहीं। आर यू कैचिंग माय पॉइंट? तैयार है? बजाइए एक बार कस के। याद रखिए,
दुनिया में सिर्फ दो जाति है, एक है अमीर और दूसरा है गरीब, तीसरा कोई जाति ही नहीं है। अंतर क्या मालूम? अंतर है कि जो बेचता है वो अमीर और जो सिर्फ खरीदता है वो गरीब। दोस्तों, इस दुनिया का की रवायत कुछ ऐसी है कि हर कोई बेच रहा है। कोई सपना बेचता है, कोई जमीर बेचता है, कोई अपनी आत्मा बेच देता है, कुछ लोग टेरिटरी बेच देता है, कुछ लोग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेचते हैं लेकिन अनइथिकली। लेकिन याद रखिएगा, इफ यू आर सेलिंग प्रोडक्ट्स बाय प्रोसेस, यू आर अ सेल्समैन। बट इफ यू आर सेलिंग द पर्सन, यू आर एंटरप्रेन्योर, यू आर अ बिजनेसमैन। हम लोग न्यूट्रलाइट और आर्टिस्ट्री, होम केयर, पर्सनल केयर, ड्यूरेबल्स जब बेचते हैं, रिटेल करते हैं तो पैशन से बेचते हैं। हमको हो सकता है कि एटमॉस्फेयर मिनी के बारे में बहुत टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं हो, लेकिन बोलते हैं कि बॉस रात में लगा के सोते हैं ना, सुबह बहुत फ्रेश फील करते हैं क्योंकि रात भर बढ़िया ऑक्सीजन का सांस लिया। दिस इज कॉल्ड पैशन। अगर रतन टाटा साहब अपने मारुति नैनो को लेकर कहीं जाते हैं तो वो पैशन से जाते हैं, प्रोसेस से नहीं जाते हैं। इसलिए याद रखिएगा, लर्न हाउ टू रिटेल, लर्न हाउ टू रिटेल। और ये जो रिटेल है ना, आज के तारीख में सॉल्यूशन से शुरू होता है और तब प्रोडक्ट पर आता है। सो यू नीड टू सेल सॉल्यूशन फर्स्ट, देन यू विल हैव टू सेल द प्रोडक्ट्स। स्पष्ट है? हेलो, ये वो समस्या है जिससे सबसे ज्यादा हमको दो चार होना पड़ा। यकीन मानिए, जिस नौकरी में थे, शुरू में जब हमको बताया गया कि इसमें प्रोडक्ट सेल करना है, रिटेल करना है, हम घबरा गए। अरे बेटा, इतना बड़ा पद पर है, जाएंगे क्या बोलेगा। एक दो बैचमेट मेरा बोला भी कि तुम्हारा दिमाग खराब है, चलो तुम नाम बदनाम कर देगा सबका। शुरू में जब वो बिजनेस में आए तो बुलाए, हमारे अपलाइन के कुछ लोग को बुलाइए, प्लान दिखाते हैं, तो सबको बोले कि आओ भाई चाय पीने के लिए, वो बिजनेस दिखाते हैं। तो पहले बोला गया था कि 20 को बुलाना है तो 40 को फोन कीजिए, तो हमको मैंने 25 को बुलाना था तो 12-13 मैंने 26 50 55 को फोन कर दिया, वो सब आ गया। तो बड़ा टेंशन कि हम बोले कि बोले थे आधा आएगा, तो यह तो दुगना आ गया है। तो मतलब सब पकौड़ा चाय के लिए आया है। प्लान दिखाते दिखाते 90% खिसक लिया। वही साथी अब बोलता है कि दोस्त, तुमने एक अच्छा निर्णय ले लिया, तुमने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली बट प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों का जीवन बदल दिया। इस बिजनेस में जब आप फाउंडर्स प्लैटिनम जाते हैं तो सिर्फ आपका परिवार नहीं बदलता है, आपके जरिए कम से कम 100 लोगों का जीवन सकारात्मक रूप से बदल जाता है। इस बिजनेस में जब आप एमरल्ड फाउंडर एमरल्ड जाते हैं तो सिर्फ आप नहीं बदलते हैं, आपके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 500 से 1000 परिवार बदल जाता है। और जब आप डायमंड जाते हैं तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों परिवार को बदल देते हैं। मैं अपनी कहानी नहीं बताने आया हूं, मैं बताने ये आया हूं कि नालंदा जिला का एक गरीब परिवार से उठकर व्यक्ति अगर अपने सपनों के सहारे मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ते हुए देश के सर्वश्रेष्ठ नौकरी में गया भी और इस बिजनेस में भी कामयाब हुआ, तो आप भी कर सकते हैं। व्हाई नॉट यू? यस, यू कैन डू दिस। क्योंकि यहां ना तो ज्ञान का जरूरत है ना विज्ञान का जरूरत है। इनफैक्ट तीनों तरीके से लोग इस बिजनेस में आता है, आव से, भाव से, प्रभाव से, लेकिन वो टिकेगा आपके स्वभाव से। बात समझ रहे हैं? और टिक के कामयाब हो जाएगा। आव से भाव से कैसे आता है? जीजा जी बोल रहे हैं, दोस्त बोल रहा है, साढ़ू बोल रहे हैं, फलाना बाबू बोल रहा है, ठीक है चलो ना, वाइफ कह रहे छोड़ो ना, चलो ले लेते हैं, यूजे करते हैं। आव भाव से आ गया। प्रभाव से बॉस बोल रहा है, साला बोल रहा है, जीजा जी बोल रहा है, साला डर से कनेक्ट हो गया कि भाई जीजा बोल रहा है, प्रभाव से। लेकिन वो टिकेगा आपके स्वभाव से, और अगर टिक गया तो काम। इसलिए इस बिजनेस में हर एक लीडर से हम यही कहेंगे कि मेक श्योर दैट योर पीपुल दे स्टे इन दिस बिजनेस, और आने वाले समय के लिए स्टे करना। मैं यहां सिर्फ एक ही संदेश आपको देने के लिए आया हूं, और वो संदेश ये है, और उसी को अभी एक्सप्लेन भी कर देंगे, इसके बाद रैली वगैरह होगी, इसके बाद आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि व्हाई शुड यू स्टे, आपको क्यों रुकना चाहिए, चीजें कैसे बदल रही है। सबसे पहली चीज जो आपके मन में चल रहा होगा, प्रश्न वो चल रहा होगा कि आपके फेथ, आपका जो विश्वास, आस्था है, उसमें कमी आई होगी। इफ आई कैन रिकलेक्ट, और ये बहुत स्वाभाविक है, इस पर हम अभी बात करेंगे। इरोजन ऑफ फेथ, और ये सब जगह होता है। अरे देश का इरोजन हो जाता है फेथ का। 91 सोच के देखिए, देश की आर्थिक स्थिति ऐसी हुई थी, चंद्रशेखर जी थे उस वक्त, मैंने
उनका दोष नहीं था, कंट्री उस दौर से गुजर रहा, ट्रांजिशन का फेज था। आपको याद है ना कि 90 में इस देश की अर्थव्यवस्था खुल गई, लिबरलाइज्ड इकोनॉमी हो गया, सभी चीजें ओपन होना शुरू हुई, तो वो ट्रांजिशन का फेज था। मतलब एक पुराने चीज से निकल के नए चीज में, एमवे बिजनेस भी पुराने से निकल के नए में आ रहा है, इसलिए ये फेज है। तो इस फेज में यही इश्यूज आते हैं। 91 में 46 टन सोना इस देश का बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ, बैंक ऑफ जापान के साथ गिरवी रखा गया था। सोच के देखिए, गिरवी रखा गया था, और उसी इंग्लैंड को पिछले साल हिंदुस्तान ने पीछे कर दिया। आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उसी इंग्लैंड को। आंकड़े बता रहे हैं कि संभवतः 2026 जापान को भी हम लोग पीछे कर देंगे। जापान अभी चौथी अर्थव्यवस्था है, तीसरी थी जर्मनी ने पिछले 2 महीने में, दोनों का गैप बड़ा कम था कुछ बिलियन डॉलर का। तो अभी जर्मनी इज ऑन 3rd प्लेस एंड जापान इज ऑन 4th एंड इंडिया इज ऑन 5th। सोच लीजिए कि जिस देश का मुस्तकबिल गिरवी रख दिया गया था, उस देश की सरकार और उस देश की जनता का फेथ लेवल कितना नीचे गिर गया होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हिंदुस्तान हार गया। हम लोग उस भारत मां के सपूत हैं जिसकी मिट्टी संघर्ष से भरा हुआ है, जिसकी मिट्टी से वैसे सुरमा पैदा हुए कि जिसको जब खांडव प्रस्थ मिला था पांडवों को, बड़े निराश हुए, बोले कि इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर जिसको हमने सजाया, इतनी बड़ी वैभवशाली राजधानी उस वक्त दुनिया में कहीं नहीं थी, उन राजकुमारों को कटीले वन मिले खांडव प्रस्थ। भगवान कृष्ण ने कहा यह कर्म की भूमि है, और जो इस कर्म में इन कांटों को चीर करके गुलाब लगाएगा, आने वाला इतिहास उसी को याद करेगा। इसलिए इतिहास आपको याद करने वाला, याद रखेगा। ये सब किस समय में आता है? आप अपने लाइफ को भी देखिएगा, कभी ऐसा समय आएगा लगेगा आपका फेथ इरोड हो रहा है। तो पहला प्रॉब्लम अभी जो हो रहा होगा, इशू जा रहा होगा, चैलेंज आ रहा होगा, इरोजन ऑफ फेथ। दूसरा, एमवे बिजनेस में बहुत सारे लीडर्स जो अपेक्षाकृत बड़े लेवल पर भी होंगे, उन लोगों के मन में आ रहा होगा कि यार सही बिजनेस में है ना, कि कुछ दूसरा तो ट्राई कर लें, थोड़ा उधर भी देख लें, उधर भी चले जाएं। कुछ नहीं होगा। अगर सच पूछिए तो 1934 न्यूट्रलाइट स्टार्ट हुआ, अगर डायरेक्ट सेल की कहानी वहीं से शुरू करें, और अगर 59 से शुरू कीजिएगा तो 65 साल, हम लोगों का तो बहुत कम लोगों का 65 साल होगा, 65 साल गौरवपूर्ण जिसका इतिहास रहा हो, उसको छोड़ के कहां जाने का है। इससे बड़ा, इससे बढ़िया और इससे मुकम्मल बिजनेस जिसमें सब कुछ है आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए वो भूल नहीं करना है। तो दूसरा चैलेंज यही होगा कि लीडर लोगों को लगता होगा कि उछल के उधर चले जाएं, दूसरा चीज। तीसरा इशू लग रहा होगा कि भाई प्रयागराज में ही ग्रोथ नहीं हो रहा है, थोड़ा डी ग्रो कर रहे हैं क्या? इट्स ऑल इंडिया फेनोमेना, इट्स अ ग्लोबल फेनोमेना। मैंने बताया ना कि ये फेज है, कोरोना के बाद संपूर्ण दुनिया में सभी स्फेयर में, गवर्नमेंट, बिजनेसेस, टेक्नोलॉजी, सब चीज में डी ग्रोथ हुआ था। लेकिन जो फिर से बाउंस बैक करता है उसके लिए तैयार रहता है, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था का बिहेवियर है। दिस इज द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी, दिस इज द बिहेवियर ऑफ बिजनेस, विच गोज डाउन एंड देन इट कम्स अप, बाउंस बैक करता है। एक और चुनौती हो रहा होगा कि क्या एमवे बिजनेस अभी भी एक करियर है? और अगर करियर नहीं रहता ना तो हम छोड़ के नहीं यहां आते, पागल नहीं थे हम, दिमाग नहीं खराब था मेरा। क्योंकि बताए ना कि अगर सिर्फ पैसा ही कमाना रहता तो मैं क्लोज रूम में बता रहा हूं कि ईमान बेच देता है लोग। खाली पैसा कमाने के लिए इस बिजनेस में हम लोग नहीं आए, पैसा तो बाई प्रोडक्ट है। और मैं आपको आज ये दावे के साथ आपको बता सकता हूं कि 34 साल की मेरी नौकरी की सैलरी और 13 साल का मेरा यह बिजनेस, मेरी पूरी सैलरी से ज्यादा पैसा मात्र 10 साल में आया इस बिजनेस से। आपको बता सकते हैं। इसलिए, और वो क्वालिटी मनी आया जिसके लिए कभी तनाव नहीं होता है। क्योंकि वाइफ के पास अकाउंट है, उन्हीं के अकाउंट में पैसा जाता है, कभी कभी हमको बताती भी नहीं है। लेकिन जब चार्टर्ड अकाउंटेंट भेजता, वो करता है इनकम टैक्स, तो पता चल जाता है, वो बता देता है हल्के से, ठीक है बताओ। सो आपको लग रहा होगा कि क्या एक अल्टरनेट कैरियर है? तो यस, इट इज स्टिल। हमारे बिजनेस के अंदर भागलपुर में एक फाउंडर्स प्लेटिनम है, अब निर्णय ले रहे हैं
होपफुली 2-3 साल में वो डायमंड जाएंगे। डीएम कार्डियोलॉजी, डॉक्टर साहब जानते होंगे डीएम कार्डियोलॉजी बड़ा नाम है और उस इलाके के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। जानते हैं उन्होंने क्या निर्णय लिया? उन्होंने फाउंडर्स प्लेटिनम सीट से जो पैसा कमाया कुछ और बैंक से लेकर के उन्होंने एक बड़ा हॉस्पिटल बनाया। बोले डॉक्टर साहब बड़ा हॉस्पिटल क्यों बना रहे हैं? आप कहते इतना बढ़िया प्रैक्टिस चलता है दूसरे हॉस्पिटल। बोला कि नहीं सर हम फ्री होना चाहते हैं। टाइम वाला बात कि हम एक सिस्टम क्रिएट कर देंगे, वो होता रहेगा और हमको बढ़िया से एमवे बिजनेस करना है। बहुत परेशान रहते हैं। ये वो डॉक्टर कह रहा है जिसका पर डे का प्रैक्टिस 2 लाख रुपया है। अल्टरनेट कैरियर हो सकता है। हेलो, ने अगर कोई कुछ नहीं बोल रहा दो ही बात है, या तो सब समझ गए या कुछ नहीं समझे। पक्का मौन स्वीकार का लक्षण है। पहले के जमाने में अपना कोई बोलता था पत्नी से या अपनी गर्लफ्रेंड से कि आई लव यू, लड़की कुछ नहीं बोली तो माने हाँ है। हालांकि अब तो एकदम उससे ज्यादा ही बोल देती है। सो एनीवे, एक और चीज हो रहा होगा। क्या एमवे कॉर्पोरेशन इन घटनाओं से वाकिफ है? वेदर एमवे एज ए कॉर्पोरेशन, एज ए कंपनी is concerned about this, is aware of it and is working on that? Yes. क्योंकि हम लोगों का कन्वर्सेशन उन लोगों से होता है, क्योंकि ये पैन ग्लोबल फेनोमेना है। हमको याद है मैं टोरंटो गया था। अब तो इतना जगह घूम लिए कि याद भी नहीं रहता कौन देश कहाँ गए, तो याद नहीं रहता। 16-17 देश लगभग हम लोग घूम लिए। कुछ तो हम नहीं गए, परमिशन नहीं मिला गवर्नमेंट से, तो वाइफ चली गई। तो टोरंटो हम गए थे, अगर हमको ठीक से याद है तो शायद 13 या 14 में, ऐसे कुछ 14 में। तो डग डिवॉस को हमने सुना था। एक किताब हम पढ़े, आप लोग भी जरूर पढ़िएगा। उस किताब का नाम है एमवे फॉरएवर। जॉन ए कैथरीन की वो किताब है। न्यूयॉर्क टाइम्स की वो एक जर्नलिस्ट थी, उनका लिखा हुआ है एमवे फॉरएवर। एक और किताब जरूर पढ़िएगा, कंपैशनेट कैपिटलिज्म, रिच डिवॉस का। उसमें डग डिवॉस ने जो कहा था, उसने पूरी स्टोरी बताई थी कि कैसे दुनिया में अलग अलग जगहों पर एमवे को चुनौती होती है। और ये बहुत स्वाभाविक सा चीज है। देखिएगा कि खेत में अक्सर उन्हीं फलों और उन्हीं पौधों को सबसे पहले नजर लगती है, या तो पक्षियों की या पशुओं की या इंसान की भी, जो सबसे ज्यादा फास्ट ग्रो कर जाता है। बात समझ रहे हैं? तो वो दिखाई पड़ने लगता है। अजीब अजीब चुनौती एमवे के लाइफ में आया। ऑस्ट्रेलिया में जब ये बिजनेस गया था तो एक शख्स थे वहां, नाम लेना उचित नहीं होगा, अभी वो फाउंडर्स क्राउन एम्बेसडर है। तो जब बिजनेस जा रहा था तो उनको मालूम था कि यहाँ एमवे आने वाला है। तो वहां एक रूल है, या इनफैक्ट सब जगह रूल है, कि अगर किसी नाम से कोई कंपनी पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो उस नाम से दूसरी कंपनी नहीं बन सकती। तो उनको मालूम था कि 1-2 साल में यहाँ एमवे आने वाला है, तो उसने एमवे करके एक अपनी कंपनी खोल दिया वहां। जब एमवे वहां गया रजिस्टर करने के लिए, बोला आप नहीं खोल सकते हैं। बोला क्यों? बोला एमवे यहाँ पहले से है। बोला कि अरे भाई एमवे कैसे हो सकता है, तो हमारा ही सिर्फ है। तो पता किया तो आदमी आया, बोला कि हाँ हमको मालूम था, इसीलिए हम खोल लिए। बोला भाई ऐसा अनर्थ मत करो। बोला नहीं, हम दे देंगे आपको, अपना नाम दे देंगे, लेकिन शर्त यही कि सबसे पहले हम ज्वाइन करेंगे। सोच लीजिए कैसा चुनौती है। चाइना में सालों इसका ऑपरेशन बंद हो गया, और आज देख लीजिए चाइना कहां से कहां। सो आप इसको ऐसे समझिए कि एक रिसर्च हुआ है, वो कहता है कि अनइंटरप्टेड ग्रोथ इज वेरी डेंजरस इन एनीबॉडीज लाइफ। अगर किसी इंसान के जीवन में, किसी कंपनी के जीवन में, किसी कंट्री के जीवन में भी अनइंटरप्टेड ग्रोथ हो रहा है, लगातार ग्रो ही करते जा रहे हैं, तो बहुत डेंजरस है। क्योंकि आपके मन में इनविंसिबिलिटी की भावना आ जाएगी और विजय है। और जिस दिन ये भावना किसी में आ गया कि हम विजय हैं, उसी दिन वो इंसान हारना शुरू कर देता है। इसलिए किसी के लाइफ में, कंट्री के लाइफ में, बिजनेस के लाइफ में, आपके लाइफ में भी कोई क्षण ऐसा आना जरूरी है जब आप ग्रो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उस समय आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिएगा, आप रिट्रोस्पेक्ट कीजिएगा, पीछे मुड़ के देखिएगा कि क्या हुआ था। ये वही क्षण है देखने का, सुनने का। आप सोच करके देखिए ना, कर्ण से बड़ा महारथी महाभारत में कोई नहीं था। अर्जुन से बड़ा गदाधारी भी कोई नहीं था। उसको तो माता गंधारी का आशीर्वाद लगा था, उसका शरीर वज्र का हो गया था। अनइंटरप्टेड विक्ट्री जो होता है ना, वो सबको नशा में ला देता है। उसकी हार इसलिए नहीं हुई कि वो कमजोर था, उसकी हार इसलिए हुई कि सबमिट नहीं किया, और उसके पास भगवान कृष्ण जैसा अपलाइन नहीं था। आपके अपलाइन भगवान कृष्ण है, उसका हाथ कभी नहीं छोड़िए। और ये कुरुक्षेत्र है, यहां धर्म की ही विजय होगी। जो सही तरीके से बिजनेस करेगा, जो एथिक्स को फॉलो करेगा, कार्डिनल रूल्स को फॉलो करेगा, वो ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा। इस पर अभी 2 मिनट में बात है। तो याद रखिए, ये तीसरी चीज है जो आपके जीवन में, हमारे जीवन में आएगी। एंड आई थिंक यू आर विथ मी
आपको लग रहा है कि चीजें हो रही है? एक और चीज आपको लग रहा होगा, और वो ये कि कहीं हम में तो कोई कमी नहीं थी। हम अगर ग्रो नहीं कर रहे हैं तो ऐसा कि हम में कुछ कमी आ गई। आप में कोई कमी नहीं आई है। ये एक साइकिल है, और इस साइकिल से हम सब लोग को आगे निकलना है। आर यू विथ मी? अब आपसे एक बहुत जबरदस्त चीज शेयर करेंगे, निकलेंगे कैसे इससे, और आगे कैसे बढ़ेंगे, और कहां जाने वाले हैं। बस ये 3 चीज आपसे हम बात करेंगे। जो इश्यूज मैंने बताए हैं वो इश्यूज पैन इंडिया है, इनफैक्ट ग्लोबली है। तो हाउ विल वी कम आउट ऑफ दिस चैलेंज, और अगर इससे निकल गए तो हम कहां जाएंगे, बस यही बता के हम अपनी बात को खत्म करेंगे। 2021 में फोर्ब्स में एक सर्वे किया। उस सर्वे में उन तमाम एंटरप्रेन्योर्स को शामिल किया जिसका टर्नओवर $500,000 था, और उसने एक काउंसिल बनाई जिसका नाम है फोर्ब्स बिजनेस काउंसिल। आप गूगल करके देख लीजिएगा, फोर्ब्स बिजनेस काउंसिल। इसने 2021 में रिसर्च किया कि लोग क्यों नीचे चले जाते हैं, क्या होता है, और क्या चीज करना चाहिए इस पेंडेमिक से उबरने के लिए। इट्स काइंड ऑफ पेंडेमिक। अचानक से सिस्टम का हट जाना, अचानक से रेगुलेटरी चीजें आ जानी, अचानक से कोई कहीं आ जाना, अचानक से इसके साथ कुछ घटना होती है तो अखबारों में बड़े बड़े न्यूज आना। ये क्या है, अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे। उसको याद है कि एक रेगुलेटरी इशू हुआ था, पूरा नेशनल चैनल मीडिया चलने लगा, लेकिन उससे बड़ा इशू एक दूसरे कंपनी के साथ आया, उसमें एक छोटा सा 2-3 लाइन का एक न्यूज छपा। ऐसा क्यों होता है, उस पर भी आपको चर्चा करेंगे। तो ये जो फोर्ब्स बिजनेस काउंसिल है, इसने एक रिपोर्ट जारी करी और कहा कि अगर कोई देश, अगर कोई बिजनेस, अगर कोई कॉर्पोरेशन, और मजेदार बात है कि इसमें एमवे के भी फाउंडर मेंबर से कुछ लोग थे, क्योंकि वो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी लोग हैं। मतलब अब उसको कोट करना उचित नहीं होगा, बट इस रिपोर्ट को आप जान लीजिए कि फोर्ब्स बिजनेस काउंसिल, इसमें क्या चीज करना चाहिए आपको, इसको आप चाहें तो नोट कर लें। स्पेशली जो लोग लीडर्स हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि एक चीज जान लीजिए कि जब हम कहीं कभी भी सेमिनार में आते हैं तो हम हमेशा ये प्रयास करते हैं कि हम पढ़ के आए, कलेक्ट करके आए, डेटा के साथ बात करें। इसलिए कि अगर यहां पर 300-400 लोग जो बैठे हुए हैं, अगर मैंने 2 घंटे बात की तो 4 दूनी 800 घंटे हो गए। तो 800 घंटा मुझको यूं ही बकवास बात करके बर्बाद करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए इफ आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, if I'm not able to give you something, then my purpose of coming to the stage and dancing on the tunes is simply meaningless. So हम कोशिश करते हैं कि उन चीजों पर बात करें, नोट कर सकते हैं। देखिए क्या क्या चीज करना चाहिए, और यकीन मानिए ज्यादा नहीं 3 से 4 महीना चीजें कैसे भागेंगी। इश्यूज को मैंने अभी फ्लैग किया आपको। पहली चीज क्या करनी चाहिए आपको, और आप फील कीजिएगा कि वो करने से चीजें बदलेंगी। फर्स्ट, बी ऑनेस्ट एंड बी रिफ्लेक्टिव। बी ऑनेस्ट एंड बी रिफ्लेक्टिव, इसका मतलब क्या हुआ? नॉन डुअलिज्म, इसका मतलब समझ लीजिए। बी ऑनेस्ट, बी रिफ्लेक्टिव, एंड डोंट बी नॉन डुअलिस्ट। नॉन डुअलिस्ट का मतलब दोहरा चरित्र होता है, हाथी का दांत दिखाने को कुछ और खाने को कुछ। बी ऑनेस्ट का मतलब बी ऑनेस्ट टू योर बिजनेस। ठीक है, हम जिस लेवल पर गए थे अभी वहां नहीं है, हमारा बिजनेस नीचे गया। फर्स्ट एक्सेप्ट इट। भगवान कृष्ण ने कहा था महाभारत में कि हार का स्वीकार ही जीत का शुरुआत होता है। हार का स्वीकार जीत का शुरुआत होता है। बी ऑनेस्ट, बी रिफ्लेक्टिव, चीजों को रिफ्लेक्ट कीजिए। इफ यू आर डूइंग दिस बिजनेस, रिफ्लेक्शन शुड बी देयर ऑन योर फेस। इसका मतलब यह भी है कि इफ योर हाईएस्ट पिन हैड बीन फाउंडर्स प्लैटिनम, एमरल्ड, फाउंडर एमरल्ड, डायमंड, यू शुड रिफ्लेक्ट लाइक दैट। शेर को 1 सप्ताह खाना नहीं मिला, बकरी नहीं ना हो जाएगा जी, बकरी हो जाएगा। देखो देहात में कहावत है कि मूस मोटाई है तो लोड़ हुई है। साला चूहा कितना मोटा जाएगा, हाथी हो जाएगा क्या? हम लोग कितनों कमजोर होंगे तो शेर है ना जी। रोअर लाइक दैट, बी रिफ्लेक्टिव, बी एक्साइटेड, फायर्ड अप है। तो हम स्टेज से गरज रहे हैं, आपको तालियों नहीं बजाना है। नॉन डुअलिज्म, इससे बचना है। जो हम हैं वही बोलेंगे फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। हम समझ रहे हैं?
जिसको बोलते हैं ना मोदी जी, मोदी की गारंटी है, तो आप बोलिए मेरी भी गारंटी है। इफ आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस गरज करके। कई बार मेरे लाइफ में इशू आया, हमारे बॉस ओम प्रकाश जी आप बिजनेस करते हैं, हाँ भाई बिजनेस करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं, बेईमानी नहीं कर रहे हैं। हाईएस्ट लेवल तक गया, किसी ने बताया तो मेरे वीडियोस देखे गए हाईएस्ट लेवल पर, अब नाम लेना उचित नहीं, हाईएस्ट लेवल, स्टेट का जो हाईएस्ट लेवल होता है वहां, तो बोला कि दिस मैन टॉक सेंस, ये तो लोगों को हेल्प कर रहा है, व्हाट इज हार्म इन दिस, आप नेगेटिव बात क्यों कर रहे हैं इसके बारे में। बी रिफ्लेक्टिव, बात समझ रहे हैं, दिल से बात करने का। बुझाइए। दूसरा, रिसेट योर पैराडाइम्स, इसको बोलते हैं पैंतरा लेना। शेर जब शिकार करता है तो 3 कदम पीछे हटता है, उसके बाद फिर जंप करता है। इसका मतलब क्या हुआ, योर रेपुटेशन, नॉन डुअलिज्म विल हेल्प टू रिब्यूट, डोंट एडिफाई योर सेल्फ, एडिफाई योर टीम। इसको समझिए, रिसेट योर पैराडाइम, एकदम अरे ब्लैक एंड व्हाइट में आपको बता रहे हैं। फर्ज कीजिए कि 2 चीज याद रखिए, आपका हाईएस्ट पिन क्या था और अभी आपका एक्चुअल पिन क्या है। वर्क एथिक्स आपके एक्चुअल पिन के हिसाब से होना चाहिए और सोच आपकी हाईएस्ट पिन के हिसाब से होनी चाहिए। अरे कैचिंग माई पॉइंट, हेलो, कैचिंग माई पॉइंट। खांडव प्रश्न जब भेजा गया था युधिष्ठिर को, उसने बिहेव किया कि हम चक्रवर्ती सम्राट हैं, जबकि खाने के लिए दाना नहीं था। वो एटीट्यूड आप में रहना होगा, है वो एटीट्यूड। रिसेट योर पैराडाइम, डोंट एडिफाई योर सेल्फ, एडिफाई योर टीम। कुछ पब्लिक, कुछ पीपल स्किल भी सीखने की जरूरत है। इस बिजनेस में 3 स्किल की जरूरत होती है। पहला पीपल स्किल, दूसरा प्रोडक्ट स्किल और तीसरा ऑपरेशनल स्किल। प्रोडक्ट स्किल आप सबके बारे में है, सारे लीडर्स हैं, आर्टिस्ट्री में क्या है, न्यूक्लाइट में क्या है, सॉल्यूशन कैसे देते हैं, वेट, सब चीज है। ऑपरेशन स्किल आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं, ऐसे एप्लीकेशन है, ऐसे ज्वाइनिंग कराना है, ऐसे ऑर्डर करना है, ऐसे कमीशन देखना है, ऐसे ट्रैक करना है, वगैरह वगैरह। खेल पीपल स्किल का है। पीपल स्किल में 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, बोलने की कला, स्पीच पैटर्न, कैसे बोलते हैं आप। बहुत सारी किताबें अपने जगह पर है, लेकिन बोलने की कला, एक किताब जरूर पढ़िएगा, लेस गेबलिन का कला लोक व्यवहार, बहुत पतली सी किताब, लेकिन बहुत मजेदार किताब है। डेल कार्नेगी को पढ़ सकते हैं, उनकी स्पीच पैटर्न की एक अलग किताब है, वो पढ़ सकते हैं। लेकिन अंततोगत्वा स्पीच पैटर्न का मतलब होता है 3 चीज। पहला, कब आपके पिच हाई होने चाहिए, कब आपका पिच लो होना चाहिए, कब आपका पिच मॉडरेट होना चाहिए। सुनने की कला, आर्ट ऑफ लिसनिंग, सबसे भारी आफत इसी में है। और कई बार एमबीए बिजनेस में लगता है कि सबसे भारी समस्या यही है, हम सुनते ही नहीं है। वहां गए, सीधे बोलना शुरू किए, पहले उसको बोलने दीजिए, और जब वो बोले तो ये नहीं कि आप मोबाइल में बात कर रहे हैं, हाँ ठीक ठीक बोलिए बोलिए ना, अच्छा ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए। यू मस्ट बिहेव एज इफ यू आर लिसनिंग, लीन करके अच्छे से सुनना, मोबाइल को साइलेंट, या कभी रिंग आ गया तो अच्छा बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट मीटिंग में, तो वो आदमी जो आपके सामने बैठा विल फील दैट यू आर मेकिंग हिम, यू आर फीलिंग हिम एज इफ इज इंपॉर्टेंट। मेक समवन फील इंपॉर्टेंट। सुनने की कला, आर्ट ऑफ एडिफिकेशन, प्रशंसा करने की कला। आज की तारीख में दुनिया में सबसे बड़ा समस्या यही है, हम अपने में लगे, अपने प्रशंसा में। हम तो बाघ मार दिए थे, मेरा तो यहां से 12 बीघा जमीन है, हमको 4 गो हेलीकॉप्टर है, 5 गो गाड़ी है, तो सामने वाले को क्या, मेरे को देहात में कहा हुआ तो बेल पके तो कौवा बाप के क्या, साला बेल पक गया तो कौवा क्या, तो खा ही नहीं सकता है। हम लोग उसी में लगे रहते हैं। तो यह कर दिया। हमारी पत्नी तो जानते हैं, वहां पर अभी गई थी फैशन डिजाइनिंग का, वो तो मॉडलिंग, हमारा भाई जो है फलाना एम्स में है, मेरे भाई का बहनोई वहां पर है, वो उब जाएगा आपको। आर्ट ऑफ एडिफिकेशन, जिसके यहाँ जाते हैं या किसी के यहाँ किसी से मिलते हैं, भाई 2 शब्द बढ़िया मीठा उसके बारे में सही बात बोलिएगा ना जी, उसके बारे में कुछ तो अच्छा होगा। अच्छे ड्रेस होंगे, अच्छा सेंस होगा ह्यूमर का, घर साफ होगा, पर्दे साफ होंगे, कुछ तो होगा। दिल खोल के प्रशंसा कीजिए ना, पैसा लगता है इसमें, बिना पैसा का काम है, तब भी हम नहीं देंगे। क्यों नहीं दीजिएगा, हमारा मन है। क्यों मन है, तो हमारा मन नहीं जान, उसका कोई हिसाब है। पिंगिल पढ़ने का समझते हैं ना, पिंगिल पढ़ना मैंने अपन नहीं बोला, अपने बात पर टिका रहना। एक आदमी था, वो मंदिर के बगल से गुजर रहा था, तो मंदिर देखा, पिए हुए था, वो हमारे राज्य में बंद है, तो वो देखा पंडित जी को, उसको बोलने वाला भी बीमारी, तो बोला कि इस दुनिया में कौन सबसे बड़ा है, तो पंडित जी बोले इस दुनिया में मंदिर सबसे बड़ा। बोला मंदिर बड़ा तो धरती पर क्यों खड़ा,
तो सोचा है वैसे ही कोई पागल है। बोला अच्छा ठीक है, धरती सबसे बड़ी। बोला धरती सबसे बड़ी तो शेषनाग के माथा पर क्यों खड़ी? बोले इसका माथा खराब। बोला भैया शेषनाग बड़े, तुम निकलो। बोला शेषनाग बड़े तो शंकर जी के गले में क्यों पड़े? बड़ा फेरा हुआ। बोला बंधु शंकर भगवान सबसे बड़े। बोला सबसे बड़े तो हिमालय पर क्यों खड़े? बड़ा मुश्किल है भाई, बातें नहीं सुन रहा है। बोला अच्छा हिमालय सबसे बड़ा। बोला हिमालय सबसे बड़ा तो हनुमान जी की उंगली पर क्यों खड़ा? अब पंडित जी परेशान हुए, बोले भैया तुम ही बता दो कौन सबसे बड़ा। तो बोला इस जमीन पर, इस धरती पर वो सबसे बड़ा जो पूरी बोतल पी के पैर पर खड़ा। समझे? सो आर्ट ऑफ एडिफिकेशन, आर्ट ऑफ एक्सेप्टिंग एडिफिकेशन। प्रशंसा करना तो नहीं आया, प्रशंसा सुनने में भी दिक्कत है। प्रशंसा हम लोग को नहीं सुनने आता है। कोई प्रशंसा कर दिया, देखिए कितना समस्या होता है। अब किसी लेडी ने कहा कि आपकी तो साड़ी बड़ी अच्छी, बहुत खूबसूरत लगता है कि तंजावुर सिल्क का साड़ी है। हम तो 2 लाख से नीचे का पहनवे नहीं करते हैं, तो मेरे यहाँ वो सब नहीं चलता है। हम तो घर में भी 50,000 से नीचे पहनते हैं। जेंट्स को बोला कि आपका तो सूट बड़ा अच्छा है, हम बिना ब्रांडेड तो पहनते ही नहीं है। हम तो जब भी जाते हैं अरमानी का ही लाते हैं, यहाँ तो मिलता भी नहीं है। गए थे हरिभजन को, होटल लगे कपास, इतना बढ़िया खीर बना था, किरासन तेल डाल दिए। तो बोले स्वादे नहीं आ रहा, तो स्वाद आएगा कपार किरासन तेल डाले हुए हो। प्रशंसा सुनने की, हम्बल। दुनिया में विनम्रता से बड़ा कोई चीजें नहीं है, क्या दिक्कत है भाई? सो एनीवे, टू कट शॉर्ट, तो रीसेट योर पैराडाइम, वर्क एज इफ यू आर ऑन द रियल पिन, थिंक एज इफ यू आर ऑन द हाईएस्ट पिन। दिस इज कॉल्ड रीसेट योर पैराडाइम। नॉन डुअलिज्म को छोड़िए, इधर उधर कुछ नहीं। अरे भैया हाथी की सवारी बढ़िया है कि हाथी जैसी सवारी बढ़िया? वो एम्बे ही टाइप काम करता है, तो टाइप वाला में जाए कि ओरिजिनल वाला में जाए? भला सोना मिल रहा है, रोल गोल के फेरा में कहां लगे हुए आप? आर यू कैचिंग माय पॉइंट? सो दिस इज रीसेट योर पैराडाइम। और इन चीजों को, जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट बहुत बड़ी है, लेकिन उस रिपोर्ट को हमने बिल्कुल सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, एंड आई होप यू विल लाइक दिस। थर्ड पॉइंट, फोकस ऑन योर एक्सपर्ट जोन। आपके जो एक्सपर्ट जोन है उसमें फोकस करिए। डिक्लटर, प्रोग्रेस वर्सेस परफेक्शन। रिटेलर्स में बी encouraged for retailing and team builders should be encouraged accordingly. Focus on your expert zone. देखिए हर एक आदमी का एक एक्सपर्ट जोन होता है, ठीक है? एमबे बता रहा है कि ऐसे ऐसे करना है, वो करना है। आपका क्या एक्सपर्ट जोन है? व्हाट इज योर एक्सपर्ट जोन? फोकस ऑन दैट। और परफेक्शन में कभी नहीं जाना है। परफेक्शन में नहीं, खूब बढ़िया बोलने के लिए सीख लेंगे तबे बोलेंगे, खूब बढ़िया प्रोडक्ट का डेमो जानेंगे तबे करेंगे। तो स्टार्ट करिए। फोकस ऑन योर एक्सपर्ट जोन। आप बढ़िया रिटेल कर सकते हो, यू कैन डू दैट। बढ़िया हेल्थ चेक कैंप कर सकते हैं, यू डू दैट। बढ़िया स्पा कर सकते हैं, यू डू दैट। आपको होम केयर में मजा आता है, यू डू दैट। आपको एटमॉस्फेयर मिनी में मजा आता है, यू कैन डू दैट। कोई रिटेलिंग का मास्टर है, एक्सपर्ट, उसको इंकरेज करिए। कोई टीम बिल्डिंग कर रहा है, ये इट्स ए कॉम्बिनेशन। देखिए आपको हम बताते हैं कि व्हाई टीम इज इंपॉर्टेंट, इंडिविजुअल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट कहीं भी। मोदी जी अकेले क्या कर लेते? ही इज वर्किंग विथ अ टीम टू बिल्ड द नेशन। यू नीड टू वर्क विथ योर टीम। आपको बताते हैं, एक साइंटिफिक उदाहरण बताते हैं। एक बहुत बड़े राइटर है, उनका नाम है माइकल गेल्ब, और उनकी एक किताब है हाउ टू थिंक लाइक लियोनार्डो दा विंची। किताब कभी पढ़िएगा, बहुत शानदार किताब है, हाउ टू थिंक लाइक लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची के बारे में आप लोग सब लोग जानते हैं। एक ऐसा शख्सियत, इंजीनियर भी थे, डॉक्टर भी थे, आर्किटेक्ट भी थे, इंजीनियर भी थे। अभी उनकी 2-3 साल पहले उनकी उस वक्त डिजाइन की गई पुल में थोड़ी सी रिमॉडलिंग करके नॉर्वे में एक ब्रिज बनाया गया डॉक्टर साहब, और द विंची ब्रिज उसको बोलता है। सिंगर भी, पेंटर भी, डांसर भी, अद्भुत। उस किताब में लिखा गया है कि हर इंसान के अंदर, मैंने 9 तरह की क्वालिटी हो सकती है, लेकिन हर इंसान में 2-3 क्वालिटी होती है। मैं सबकी चर्चा नहीं करूंगा, 1-2 चीज बताता हूं। जैसे क्वालिटी, उसको बोलते हैं बॉडी एस्थेटिक। बॉडी एस्थेटिक क्वालिटी का मतलब देखिएगा, बहुत का शरीर बड़ा लचीला रहेगा, खूब अच्छा डांस कर सकता है, खूब अच्छा फाइट कर सकता है। किसी का वॉइस एस्थेटिक, खूब अच्छा आवाज, मधुर आवाज, रफी लता जैसा आवाज निकलता है उसका। किसी का देखिएगा कि उसका इंट्यूशन बड़ा स्ट्रांग है, कुछ चीज का इंट्यूशन हो जाता है। किसी का होता है इंटरपर्सनल एस्थेटिक, वो दूसरे के बॉडी को देख के समझ जाता है कि आदमी किस तरह का है। एक होता है इंट्रापर्सनल एस्थेटिक, अपने बारे में समझ जाना कि हम ये गलती कर गए। तो कहता है 9 तरह की क्वालिटी होती है, इंसान में 2-3 से ज्यादा होती नहीं है। मजेदार बात क्या है, उन्होंने एक लिस्ट बनाई है कि 10 ही आदमी दुनिया में ऐसे हुए, गांधी जी की भी चर्चा है, न्यूटन की चर्चा, उस आइंस्टाइन वगैरह की चर्चा है, जिसमें 5, 6, 7 क्वालिटी तक था।
अब आपकी टीम क्यों जीतती है? मान लीजिए कि इस रो में लोग बैठे हुए हैं, लीडर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग बैठे हुए, ठीक है। डॉक्टर साहब में 4, इनमें फिर 2, इनमें 4, इनमें, मैंने ये मत सोचिएगा कि भाई इनका 4 हाथ में रद्दू क्या, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, बट जो कर रहे हैं, मान लीजिए 3 3 4 4 सब में है। अगर ये सब मिल जाए तो 95 97 99% प्रोबेबिलिटी है कि इस टीम में 9 क्वालिटी रहेगी। तो अब ये बताइए कि 9 क्वालिटी वाला जीतेगा कि 3 क्वालिटी वाला? आर यू कैचिंग माय पॉइंट? ऑलवेज एडिफाई द टीम, ऑलवेज एडिफाई योर पीपल, ऑलवेज फोकस ऑन द एक्सपर्ट जोन। याद रखिए, ये सबसे बड़ी गलती हो रही है। वी ट्राई टू बिकम जैक ऑफ ऑल द ट्रेड्स, हम ही सब कुछ कर देंगे। कोई बहन बहुत अच्छा खाना बनाती है, कोई बहुत बढ़िया मेकअप करती है, कोई क्वीन का डेमो अच्छा से कर सकती है, कोई हेल्थ कैंप बढ़िया से कर सकती है। फोकस ऑन दैट, फोकस ऑन योर एक्सपर्ट जोन। याद रखिए, दुनिया में कोई भी निर्माण के लिए 2 चीज की जरूरत होती है, तकनीक और नियत। दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन कई बार तकनीक से ज्यादा महत्वपूर्ण नियत है। अंग्रेजों का बनाया हुआ पुल अभी तक खड़ा है, तकनीक कम थी, नियत ठीक था। अभी पुल बना है, तकनीक बहुत हाई है, नियत गड़बड़ था, मालूम हुआ 3 4 साल में गिर जाता है। होता है ना? वही सोच लीजिए कब ये बना होगा हॉल। सो इस बिजनेस को नियत से करिए। तकनीक इज इंपॉर्टेंट बट योर नियत इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप किसी को बताने जाते हैं तो आप सही में मन में सोचते हैं ये आदमी अगर समझ गया ना यार तो इसकी जिंदगी बदल जाएगी? एक्सपर्ट जोन क्लियर है? कनेक्टिंग में, मेकिंग सेंस? श्योर? बीच बीच में चार्ज करते रहिए। एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करके बात को समाप्त करूंगा। एक बहुत बड़े जर्मन फिलोसोफर थे, उनका नाम फ्रेंच ब्रेंटानो था। इसको जब आप सुनिएगा तो आपको लगेगा कि शायद आपके कुर्सी पर बैठा हुआ जो शख्स है यानी आप हैं, आप ही पर ब्रेंटानो ने रिसर्च किया होगा। देखिए क्या कितना जबरदस्त चीज इन्होंने बताया है। ब्रेंटानो ने एक थ्योरी प्रोपाउंड किया। वो थ्योरी कहता है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस पर वो थ्योरी है, वो कहता है कि इंसान अक्सर वो चीज जो अभी उसके पास नहीं है सोचकर दुखी और हतोत्साहित हो जाता है बनिस्बत उसके कि जो उसके पास था या जो उसके स्ट्रेंथ है। आपके पास घर नहीं है, आप घर सोच करके दुखी हो रहे हैं, जबकि आपके पास बहुत सुंदर फ्लैट है। आप ये सोच करके दुखी हो रहे हैं कि मेरी लंबाई कम है, लेकिन ये सोच करके सुखी नहीं हो रहे हैं कि आपका बॉडी बड़ा फिट है। ब्रेंटानो कहता है कि दुनिया में अधिकांश लोग इन चीजों से परेशान होते हैं। आपके साथ भी होगा, अरे लगता है कि पहले तो बड़ा बढ़िया यहां तक चले गए, तभी ये हो गया। उपाय क्या है? उपाय ये है कि भी जो सिचुएशन प्रिवेल कर रहा है उसमें उन दिनों को याद करिए। अगर आप फाउंडर्स प्लेटिनम गए थे तो आप ही से जो फाउंडर्स प्लेटिनम गए थे और फिर से आप ही जाइए। ब्रेंटानो कहता है कि इंसान अगर अपने स्ट्रेंथ को फोकस करे और जो चीज वो अचीव किया था उसको याद दिलाइए, उसके अंदर का जो सेल्फ है वो आगे बढ़ जाएगा। अगर आप फाउंडर हैं, कोई आदमी फाउंडर्स प्लेटिनम गया था, अभी प्लेटिनम है, या मान लीजिए इवन गोल्ड भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वही गया था। ब्रेंटानो के उस सिद्धांत को याद करिए कि आप ही गए थे और दोबारा आप ही जा सकते हैं। यू कैन डू दिस। मेक सेंस? ये प्रोपाउंडेड थ्योरी है दोस्तों। मैं अपनी चीजों को खत्म कर रहा हूं। कहता है कि मैं अपनी बातों को समाप्त कर रहा हूं। इनफैक्ट कैसे अब हम लोग को जाना है, क्या करना है, कुछ आंकड़े आपके साथ हम शेयर कर देते हैं। देखिए अभी जो आंकड़े रिलीज किए हैं आप लोग, जैसे भारत सरकार हर बजट के पहले एक डॉक्यूमेंट जारी करती है, उसको बोला जाता है आर्थिक सर्वेक्षण। तो बजट के 1 साल पहले का होता है। जैसे अगर 24-25 का बजट है तो वो 23-24 का आर्थिक सर्वेक्षण होगा। वेबसाइट पर उपलब्ध रहता है, उसको पढ़िएगा। हालांकि बहुत मोटी होती है लेकिन उसके कुछ हम लोगों के काम लायक चीज है वो आपको बता देते हैं। पहला, 2030 तक इस देश की अर्थव्यवस्था लगभग $7 ट्रिलियन हो जाएगी। आप इसको नोट कीजिए, फिर आपको स्पष्ट होगा कि हम ये क्यों बात बता रहे हैं। यानी 8 सते 56, 560 लाख करोड़ रुपया। इसका मतलब यह हुआ कि लगभग 300 लाख करोड़ रुपया साल में हिंदुस्तानी बाजार में खर्च करेंगे।
इसका मतलब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है। इसका मतलब न्यूट्रलाइट और ड्यूरेबल्स और आर्टिस्ट्री के मार्केट का स्कोप अन्य समय के साथ बहुत ज्यादा बढ़ने वाला। कैचिंग माई पॉइंट। दूसरा चीज, डायरेक्ट सेल के बारे में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मैं, चूंकि हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी, बिहार सरकार में रहे, पंचायती राज में रहे, फॉरेस्ट में रहे, एजुकेशन, सब चीजों में रहे, तो थोड़ा बहुत हमको चूंकि इंक्लिनेशन भी है। डायरेक्ट सेल के बारे में जो अभी जो गाइडलाइंस इशू हुई थी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ब्रैकेट में डायरेक्ट सेल रूल जो निकला था, उसमें अमेंडमेंट हो रहा है और उस अमेंडमेंट के अनुसार डायरेक्ट सेल, एमवे भी एक डायरेक्ट सेल है, इसके प्रोडक्ट को ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर बगैर उस कंपनी के कंसेंट के बेचा ही नहीं जाएगा। यह रूल जल्दी आने वाला है। इसका मतलब जो सबसे बड़ी चुनौती है कि प्राइस कट करके ई कॉमर्स वेबसाइट पर लोग जो बेच देते हैं, आने वाले 6 से 8 महीना, 1 साल में यह समाप्त हो जाएगा। इस चीज को नोट कर लीजिए। अब आप सोच लीजिए कहां जा रहा है। यह कह रहा है कि डायरेक्ट सेल का बिजनेस इंडिया में 2025 में लगभग 1 लाख करोड़ का होने वाला है। 1 लाख करोड़ का। अभी यह बिजनेस लगभग 30 से 35 हजार करोड़ के आसपास है। यानी 2025-26 तक अभी जो टर्नओवर है इसका 4 गुना बढ़ने वाला है। इसका मतलब अगर आप क्वालिफाइड प्लेटिनम है तो 4 गुना बढ़ेगा, यानी 4 लेग से एमरल्ड जाने वाले हैं। अगर आप एमरल्ड है तो 4 गुना बढ़ेगा, मिनिमम 500 जाने वाले हैं, यानी स्कोप है वहां। आर यू कैचिंग माई पॉइंट? हेलो, मेक सेंस? पीछे से पक्का बजाइए कड़कड़ा के एक बार और। इस देश में एक एंटरप्रेन्योरशिप पर स्टडी हुई और वो स्टडी करके निकाला गया कि साहब आज के तारीख में जो बच्चे हैं, जनरेशन, यंग जनरेशन है, महिलाएं हैं, उनका रुझान कहां है? क्या उनका वही ट्रेडिशनल आउटलुक है, जॉब, ट्रेडिशनल बिजनेस या प्रोफेशन या कुछ और? आपको जान करके आश्चर्य होगा कि U35 यानी 35 साल के कम के बच्चे का लगभग 53% या उससे ज्यादा लोग चाहते हैं कि उनका अपना खुद का बिजनेस हो। कैचिंग माई पॉइंट? यानी कभी भी यंगस्टर को यह बिजनेस दिखाने से मत हिचकिए, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हो, चाहे किसी और प्रोफेशन में। सो देम दिस अपॉर्चुनिटी। कैचिंग माई पॉइंट? हेलो, हमारी बहनें, महिलाएं, विमेन, इसको जान करके आश्चर्य होगा कि अराउंड 63 to 67% जो डायरेक्ट सेल का बिजनेस है इस देश में, चाहे वो किसी कंपनी का हो, मेजर रोल एमवे का ही। आपको पता है ना, फोर्ब्स ने डिक्लेयर किया, दुनिया का 2023 का रिपोर्ट है कि डायरेक्ट सेल का सबसे बड़ा बिजनेस एमवे का है। फोर्ब्स उठा के पढ़ लीजिएगा। दुनिया की सबसे बड़ी मैगजीन फोर्ब्स कहती है कि दुनिया का सबसे बड़ा डायरेक्ट सेल का कंपनी एमवे कॉर्पोरेशन। वर्ल्ड अराउंड कह रहा है कि 63 to 67% महिलाएं पूरे इस बिजनेस को ड्राइव करेगी आने वाले समय में। इसलिए आप इन बच्चियों, महिलाओं और माताओं को कमजोर मत समझिएगा। ये सब दुर्गा काली है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि सरस्वती बनी रहे। समझ रहे हैं ना? तो बगल वाले सावधान हो जाइए, कितनी शक्ति है इन तमाम बहनों, माताओं, बच्चियों के लिए। एक जबरदस्त ताली बजनी चाहिए। सैल्यूट करते हैं आप सबको। आई सैल्यूट यू फ्रॉम द स्टेज। क्योंकि आप इस बिजनेस के लुब्रिकेंट हैं। इमारत कोई खड़ा करता है, बिल्डिंग कोई बना देगा, आपका हस्बैंड, आपका भाई, आपका साथी, लेकिन उस इमारत को सजाइएगा आप ही, क्योंकि घर बनाने की कला आप ही को है। और ये बिजनेस घर बनाने का नाम है, बिल्डिंग बनाने का नाम नहीं है। हम बेशक बोलते हैं टीम बिल्डिंग, बट बिल्डिंग टीम एंड डेकोरेटिंग द टीम, instilling hope, instilling confidence, instilling belief in the team is the primary job of this lady women entrepreneurs। इन लोगों की ताकत है। एक और आंकड़ा सुन लीजिए, छठा। आप में से बहुत सारे जो कम से कम मतलब 20-25 साल, 30 साल के बच्चे या लोग हैं, आप लोग सब लोग रहेंगे, कौन कब रहेगा भगवान जाने, लेकिन 2040-45, ध्यान दीजिए, कितना साल? मात्र 20 साल बचा ना। जो बच्चे 40 के हैं, जो बच्चे 20-25-30 के हैं,
50 के होंगे, जो 40 के हैं वो 60-65। आजकल तो याद रखिएगा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, हेल्थ स्पैन की बात होती है, नॉट लाइफ स्पैन, हेल्थ स्पैन। आप कितने दिन जिंदा रहते हैं महत्वपूर्ण नहीं है, कितने दिन शेर की तरह गरजते हैं वो जिंदा है। और ये देश तो वीरों का देश है। अरे भाई, 250 साल में जब भीष्म पितामह अपने धनुष से, तुनीर से तीर निकाल करके बाणों की वर्षा कर देते थे, तो हम 50 साल में यस यस यू कैन डू दिस। 2040-45 में आपको अंदाजा नहीं है, इस देश का मुस्तकबिल बदलने वाला है। और हम लोग, आप फील करिएगा, मैंने भी बताया ना कि सोच करके देखिए कि लगभग 200 लाख करोड़ हम लोग बाजार में साल में खर्च कर रहे हैं। ये जरा सा बात है, इस देश की जीडीपी में हम लोगों का जो खर्च है वह 56% कंट्रीब्यूट करता है। पढ़ लीजिएगा इकोनॉमिक टाइम्स और बिजनेस स्टैंडर्ड को उठाकर। 4.8 ट्रिलियन डॉलर, अगर 3.8 ट्रिलियन और 4 ट्रिलियन के आसपास हमारा इकोनॉमी है, उसका 56% हम लोग बाजार में खर्च कर रहे हैं। बाजार कितना एक्सपेंड कर रहा है, दुनिया भर के लोग यहां आ रहे हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए। और इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी अगर आपके हाथ में है तो आप उसके हल्के में ले रहे हैं, तो भाई आपके अकल पर फिर भगवान ही प्रकाश डाल सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। सॉरी अगर मैंने कड़ी बात कह दी। आपके हाथ में हीरा लग गया है, लेकिन अगर आप उसको पेपर वेट समझ रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, या कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपके हाथ में, आपके मुस्तकबिल में वो बिजनेस आया है जो आने वाले 5 साल में चीजों को एकदम बदल कर रख देगा। एमवे 3 फ्रंट पर काम कर रहा है, 3 फ्रंट पर। पहले उसके मैनेजमेंट लेवल पर आपने देखा कितना चेंजेज हुआ है, अभी कुछ और चेंजेज होने। दूसरा फ्रंट है इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पर। आपको अंदाजा नहीं कि आने वाले सितंबर से जो नया साल शुरू होगा, इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कितनी चीजें ऐड हो रही है। और तीसरा और अंतिम फ्रंट जिस पर काम कर रहे हैं, दिस बिजनेस विल बी लाइक अ केक वॉक। पूरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर काम हो रहा है, रेगुलेटरी इश्यूज पर काम हो रहा है। सितंबर से आपका बिजनेस रॉकेट के स्पीड पर बढ़ेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आपने ग्राउंड बनाया है कि नहीं, आपने रनवे बनाया है कि नहीं। युद्ध जीतने के लिए अगर हवाई जहाज की जरूरत है तो रनवे की भी जरूरत है। आप इतिहास को पढ़िएगा ना, जब 1947 में कश्मीर में अटैक कर दिया था पाकिस्तान ने, जनरल मानिक शॉ, इस देश के हीरो, सैल्यूट करते हैं उस शख्स को। कभी पढ़िए और उसको पिक्चर को देखिए, सैम बहादुर। कहा कि रनवे नहीं है, शाम तक लौटना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे सिपाही, हमारे जवान मसाल लेकर के खड़ा रहेंगे। इस रनवे पे आपको मसाल लेकर के खड़ा रहना होगा, क्योंकि आपके एयरपोर्ट पर आने वाला है जहाज और उड़ने वाला है। इसी के लिए हम आह्वान करने आए हैं। हम आपको यह बताने के लिए आए हैं कि वो जहाज फुल्ली लोडेड है। हम आपको यह बताने के लिए आए हैं कि सारी तैयारियां हो गई है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आप जागे हैं कि नहीं जागे, क्योंकि युद्ध जीतने के पहले तैयारी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आपको स्मरण फिर से महाभारत का दिला दें, जब युद्ध की ठन गई तो दुर्योधन के कान में भीष्म पितामह, कुलगुरु कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कर्ण की वीरता की इतनी मोटी रुई घुसी हुई थी कि उसको समझ में नहीं आ रहा था। और जहां अर्जुन विलासिता में डूब गया, वहीं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे पार्थ, ये जो समय जिसमें तुमको लग रहा है कि अवसाद है, तुमको लग रहा है कि चीजें नीचे चली गई, तुमको लगता है हम क्या करें, तुमको लगता है हमारा राज्य छीन गया, तुमको लगता है तुम अपमानित हुए, इस समय को तुम तैयारी में बिताओ। और उसने प्रतिज्ञा की, तपस्या किया, उसने दिव्यास्त्र प्राप्त किए, ब्रह्मास्त्र प्राप्त किए, पशुपातास्त्र प्राप्त किए। उसने नाचना भी सीखा, मृदंग भी बजाना सीखा। और जब युद्ध की रणभेरी हुई तो वही पांडव विजय हुए। मैं आपको बताने के लिए आया हूं कि युद्ध की रणभेरी बजने वाली है। आप इन 5 महीनों में क्या तैयारी करते हैं, यही आपको विजेता साबित करेगा, यही साबित करेगा आपको। मित्रों, मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले फिर से भगवान कृष्ण को याद करता हूं। याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में उसी परमपिता परमेश्वर का निवास है। भगवान ने कहा कि हर प्राणियों की आत्मा में मैं निवास करता हूं। 10वें अध्याय को पढ़िएगा, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित अहम आदिश्च मध्यम च भूतनामंत एव च। हर प्राणियों की आत्मा में मैं निवास करता हूं। अगर ईश्वर, खुदा, अल्लाह, गॉड आपके शरीर के एक एक कण में, एक एक सेल में, एक एक टिश्यू में है, तो इसका मतलब है कि आप किसी से कमजोर नहीं है।
आप वो सब कर सकते हैं जो एक क्राउन एम्बेसडर किया है, आप वो सब कर सकते हैं जो फाउंडर क्राउन एम्बेसडर किया है। इसलिए चिंता नहीं कीजिए, सिर्फ समय, रफ्तार और उस रास्ते की तलाश करनी है। याद, लेकिन इस परमपिता परमेश्वर को हमेशा याद रखिए, क्योंकि यह बिजनेस सिर्फ और सिर्फ मेहनत से नहीं हो सकता है। आपके कर्म, आपके धर्म, आपकी आस्था, आपकी अच्छी नीयत का भी प्रश्न है। मैंने शुरू में कहा था कि जब दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी इंसान को नहीं बदल सकती है। इंसान है, उसके अंदर दिल है, उसके अंदर जज्बात है, उसके अंदर इमोशन है। इसलिए अगर आपको सर्वश्रेष्ठ बनना है तो उसी परमपिता परमेश्वर को यहां फील कीजिए। जब अर्जुन युद्ध में घबरा गया, सेना देखकर नर्वस हो गया, तो भगवान कृष्ण आए, बोले क्यों चिंता करते हो, मैं तुम में हूं, जो सर्वश्रेष्ठ है वो मैं हूं, इस धरती पर जो सर्वश्रेष्ठ है मैं हूं। इसलिए याद रखिएगा, इस दुनिया, इस बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन एक शब्द है मैं अहम का प्रतीक है। ईश्वर को छोड़ के और कोई मैं नहीं बोल सकता है, हम बोलना चाहिए, हमारी टीम बोलनी चाहिए, क्योंकि भगवान ही सिर्फ मैं बोलते हैं। उन्होंने कहा कि पार्थ, इस दुनिया का जो सर्वश्रेष्ठ मैं हूं, और चूंकि मैं तुम में हूं इसलिए तुम में सर्वश्रेष्ठ हो। उन्होंने कहा कि अक्षरों में ओंकार भी मैं हूं, पर्वतों में सुमेरु भी मैं ही हूं, गंगा नदी में गंगा भी मैं हूं, जलचरों में मगरमच्छ भी मैं ही हूं। उन्होंने कहा कि शस्त्रों में वज्र भी मैं हूं, सेनापतियों में स्कंद भी मैं हूं, वृक्षों में पीपल भी मैं हूं, राजाओं में राम भी मैं हूं, शंकर भी मैं हूं, विष्णु भी मैं हूं, ब्रह्मा भी मैं हूं, अश्व में उच्च श्रवण भी मैं हूं, महिला में क्षमा धृति दया मैं हूं। पवना पवतामस्मि राम शत्रुवृतम जसा नाम करस्मि सुख सामस्मि जाह्नवी। जिस तरह से पवन सभी दुर्गंध को साफ कर देता है, उसी तरह से पवन की झोंके की तरह अगर तुम जीवन में बहोगे, सब गंदगी को धुला दोगे। आप और हम मिलकर के समाज में इस नकारात्मक को दूर कर देंगे। हम लोगों की नकारात्मक दूर करने के लिए आए हैं। इसलिए दोस्तों हमेशा याद रखिए, भगवान की आत्मा आप में है, भगवान का एक एक कण आप में है, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। शंकर भी आप ही हैं, विष्णु भी आप ही हैं, ब्रह्मा भी आप हैं। इसलिए उठाइए 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 दिलों की और निकल चलिए लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन बनाने का। हम तो चले थे कि मंजिलें जाने, मगर लोग मिलते गए, कारण बनता गया। दिल खोल के लोगों को प्यार बांटिए, लोगों में दीजिए, विश्वास दीजिए, यकीन कीजिए, ये चलेगा। 2024 के सितंबर से ऊंचाई बढ़ने के लिए तैयार है, प्लेन उड़ने के लिए तैयार है। हम करते हैं, जॉइन अस एंड गो